ऑलराइट, डेट टू इक्विटी रेशियो शुरू कर रहे हैं हम सॉल्वेंसी रेशियो में। सॉल्वेंसी पहला है डेट टू इक्विटी, फॉर्मूला खुद ही बता रहा है, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट में आ जाएंगे हमारे सारे लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म की सॉल्वेंसी ही देख रहे हैं यहाँ पे, लॉन्ग टर्म। ठीक है, आपने लोन लिया है, 5 साल का लिया, 10 साल का लिया, बोरोइंग्स करी हुई है, या फिर डिवेंचर्स लिए हैं। बाय डिफॉल्ट डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन ही होते हैं जब तक कि क्वेश्चन ना बोले कि 1 साल में पे करना है। ठीक है, सारे को लॉन्ग टर्म चीज़ें उठा लेंगे, बैलेंस शीट में तो मिल ही जाएगी। इक्विटी में शेयर होल्डर फंड वगैरह उठाओ, ओनर्स का पैसा, रिजर्व्स एंड सरप्लस पे आ जाएगा सर, राइट। तो बैलेंस शीट में किस तरीके से एनालिसिस करना है हमें वो देखते हैं। ओके, आओ क्वेश्चन देखो। पहले ही क्वेश्चन पे आ जाओ। शेयर कैपिटल दिया है 1 लाख रुपए का, यही है क्या? है ना? हाँ बिल्कुल सही। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, पेज नंबर 4.25 पे मेरा आसपास ही होगा तुम्हारा। शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए का, जनरल रिजर्व 45,000, सरप्लस में कितना पैसा पड़ा है 30,000, फिर डिवेंचर्स है 75,000 के, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी है हमारे पास 25,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आप अगर इन सब में ये जानते हो कि कौन सा करंट है और कौन सा नॉन करंट है, तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमने पहले के चैप्टर्स करे थे। राइट, पहले डेट देखते हैं, डेट हमारे कितने हैं इस क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म डेट्स। जहाँ डेट की बात करेगा लॉन्ग टर्म ही होगा, राइट। तो तुम बताओ इसमें क्या आएगा, बताओ। डिवेंचर्स बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म ही होते हैं, है ना। तो 75,000 एक आ गया। और क्या आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी है आपके पास। किस लिए प्रोविजन बनाते हैं भाई? लॉन्ग टर्म के लिए हमने कुछ काम करना होगा, उसके लिए पैसा जमा कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आ गया इसमें 25,000। और कुछ दिख रहा है, लोन वोन, एक लायबिलिटी और दिख रही है वैसे, ये कहाँ आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। करंट है या नॉन करंट है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चा देना है, दिया नहीं है अभी। करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म में इसका क्या लेना देना। ठीक है, इसलिए तो पहले वाले चैप्टर्स करे थे हमने। हेड्स को अच्छे से लर्न करो तब जाके पता चलेगा। बाय डिफॉल्ट छोटी छोटी चीज़ें हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बिल्स पेबल आ जाएंगे इसमें, राइट, छोटी छोटी चीज़ें। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं आएगा, ये बाय डिफॉल्ट करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, राइट। किसी की सैलरी देनी है, अभी दी नहीं है आपने, दे दोगे 5-6 महीने में, क्या दिक्कत है उसको। ऑलराइट, और कुछ तो दिख नहीं रहा। शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और सरप्लस में तो लायबिलिटी का लेन देना है नहीं, ये इक्विटी की बातें आ गई है। अब इक्विटी पे चलते हैं। शेयर होल्डर फंड हेड्स याद है, लायबिलिटी है बट इक्विटी में आ जाएगा ना, ओनर्स का पैसा होता है ये। इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड है हमारा, अब सिर्फ लायबिलिटी हेड नहीं है ना बैलेंस शीट में। शेयर कैपिटल आता है शेयर होल्डर फंड में, बिल्कुल आता है भाई। ओनर्स का पैसा 1 लाख है ना, हाँ। रिजर्व्स भी ओनर का पैसा है, इसको जनरल रिजर्व को ऐड करो, सरप्लस भी फिर ऐड हो जाएगा भाई। इन्हीं का प्रॉफिट है और इसका प्रॉफिट 70 है, 45 लिख दिया मैंने। अच्छा, तुम्हारे में 70 होगा, मेरे में 45 भी। चेंज हो, वैल्यू चेंज करिए, कोई बात नहीं, अपने हिसाब से वैल्यू चेंज कर देंगे, बस दैट्स इट। इसको सॉल्व कर देना है। ये आ है 1 लाख अकाउंट 1,75,000, बस ठीक है। अब ये तो आप खुद ही सॉल्व करना है, मैं लिख देता हूँ 0.75 अपॉन 1। ओके, क्लियर है। फॉर्मूले लर्न कर रहे हैं इसमें, फॉर्मूले लर्न करने के बाद भी अंदर के पॉइंट्स पता होने चाहिए ना। आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को यहाँ पे लिख दिया, फिर क्या होगा, डेट बना दिया उसे। हम तो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं है, ठीक है। इस चीज का खासा ध्यान रखना है, ठीक। ऑलराइट, तो अब तो मुझे क्वेश्चन करके दो 40 और 41, मतलब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करके दे दो।
खुद करो। हाँ, जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं खुद करो। वीडियो पॉज करके भाई तुम भी कर लेना क्वेश्चंस। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन करके आपको क्या समझ आया होगा। जो डेट्स हैं हमारे, टोटल डेट्स मतलब उधार, लायबिलिटी, जो आपको फ्यूचर में पैसा देना है किसी को, वही डेट होता है। टोटल डेट में क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म डेट्स भी आएंगे और शॉर्ट टर्म डेट्स भी है, मतलब सारी लायबिलिटी। 6 महीने बाद किसी का पैसा देना है वो भी डेट है, 5 साल बाद भी किसी का पैसा देना है वो भी डेट है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमने इसी पे फोकस किया था, लॉन्ग टर्म डेट्स की बात करते हैं। तो अगर टोटल डेट्स आपके गिवन है, उसमें अगर आप शॉर्ट टर्म को माइनस कर दो, क्या बचेगा, लॉन्ग टर्म ही तो बचेगा, राइट। जैसे टोटल डेट्स बोल रहा है, टोटल डेट मतलब सारे डेट जो आपके फ्यूचर में किसी का पैसा देना है, तो शॉर्ट टर्म भी होगा, लॉन्ग टर्म भी होगा ना। अगर टोटल डेट गिवन है तो उसमें तो ये दोनों ऑलरेडी है ना। 6 महीने बाद किसी का पैसा देना है शॉर्ट टर्म, 2 साल बाद किसी का पैसा देना है लॉन्ग टर्म, तो टोटल डेट कितने हो गए, दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख है, टोटल डेट 10 लाख, इसको मान लेते हैं 6 लाख और इसको मान लेते हैं 4 लाख। तो टोटल डेट्स कितने हो गए, 10 लाख ना, ये ठीक है। आपको डेट टू इक्विटी में कौन सा डेट चाहिए, लॉन्ग टर्म। अब इसमें से मैं ऐसा क्या करूं, टोटल डेट में से क्या माइनस करूं कि सिर्फ लॉन्ग टर्म बच जाए, शॉर्ट टर्म देखो कर दिया माइनस 4 लाख। अब कौन से डेट बच गए मेरे, सिर्फ लॉन्ग टर्म के डेट्स बचते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स। ये डेट टू इक्विटी में इसी की बात कर रहा है, 6 लाख की बात कर रहा है, इसको उठा दिया। मतलब आपने इसे माइनस करा तो टोटल डेट की इक्वेशन डालेंगे ना, तो ये तो खाली बताने के लिए कर रहा हूँ, ये क्या है, लॉन्ग टर्म, इसको हटा दो, इसे खाली बताने के लिए कर रहा हूँ, राइट। अब इसमें से मैं ये माइनस करूँगा तो लॉन्ग टर्म तो बचेगा, ठीक है, क्लियर है। इसी छोटी छोटी बातें करते हैं। दूसरा, अब इनडायरेक्टली ये आपसे यही चीज़ पूछेगा, अच्छा ये बताओ बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल बराबर होगा ना, बैलेंस शीट का तो बराबर ही होता है। तो अगर ये आपको नॉन करंट एसेट देते और करंट एसेट देते तो क्या ये इक्विटी एंड लायबिलिटी के बराबर होगा, बताओ है, क्यों क्यों नहीं होगा ये बताओ। देखो बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, एसेट और इक्विटी एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी का नाम चेंज होकर इक्विटी एंड लायबिलिटी हो गया ना। एसेट्स में 2 ही हेड होते हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो ये तो टोटल एसेट बन ही गया है ना, बैलेंस शीट का टोटल तो मिल गया, राइट। और इक्विटी एंड लायबिलिटी दूसरी साइड, ये दोनों तो बराबर ही होगा। बैलेंस शीट के 2 साइड ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है बता, बैलेंस शीट याद कर, बैलेंस शीट क्या थी, एक हेड था टोटल एसेट्स, दूसरा था इक्विटी एंड लायबिलिटी। एसेट्स के मैंने दोनों पार्ट खोल दिए, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, 2 ही हेड होते हैं इसमें, ठीक है। और इक्विटी एंड लायबिलिटी तो मैंने लिख ही दिया पूरा का पूरा। बैलेंस शीट, अरे नालायक, तुम्हें पहले बैलेंस शीट लर्न करने के लिए इसीलिए बोला था, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान चीज़ है। याद आ रही है बैलेंस शीट, अभी ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। बैलेंस शीट के 2 साइड लिखे मैंने, इसमें और कुछ नहीं किया। तो आपको ना वो ये दे देगा, ये वाला पॉइंट दे देगा और बोलेगा शेयर होल्डर फंड निकालो, क्यों, क्योंकि हमें इक्विटी निकालना है, इसमें इक्विटी का पॉइंट कर लेते हैं। ये इनडायरेक्टली आपको निकालना पड़ेगा, कैसे, पहले आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो इक्विटी एंड लायबिलिटी मिल जाएगा। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में तो काफ़ी सारी चीज़ें, हेड्स लिख लेते हैं, शेयर होल्डर फंड है इसमें, नॉन करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी। आपको कौन सा चाहिए इक्विटी एंड लायबिलिटी के लिए, इक्विटी के लिए बिल्कुल चाहिए, हमें तो ये चाहिए। तो हम ये जो टोटल आ चुका है इन दोनों को प्लस करके उसमें से हम ये और ये माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, शेयर होल्डर फंड आ गया इक्विटी। तो इसके लिए बैलेंस शीट का कोना कोना आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन बहुत आसान सी रहेगी, ये तो कोई भी कर सकता है, राइट, सिंपल मैथमेटिक्स है, राइट।
इसका एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, वो एक करके दो मुझे, अगर ये बात समझ आ गई है तो। बाकी भी पॉज करें वीडियो और करें ये क्वेश्चन बैलेंस शीट का, ये वाला है बताता हूँ। मेरी बुक में तो यार 46 है, तुम्हारे में होगा ये, देखना ज़रा। थोड़ा बताओ क्या है। शेयर कैपिटल 15 लाख की जीवन है, 47 है। वैसे इससे पहले वाले में इन्होंने लिख के दे दिया, तो फिर ये वाला कर लो या तो, ये इसमें इनडायरेक्टली निकालना है। हाँ, इसमें इनडायरेक्टली निकालना है 45। इससे पहले वाला देखना, फिक्स एसेट गिवन है 6 लाख ग्रॉस, ठीक है। उसके ऊपर ही है ना, हाँ ये वाला करो, इसमें इनडायरेक्टली ये वाला काम लगेगा, इसको करो तो। ग्रॉस फिक्स एसेट है 6 लाख, ये वाला क्वेश्चन। पॉज कर लो वीडियो और करो क्वेश्चन। देखो सिंपल आपको क्या करना है, डेट्स हमारे लॉन्ग टर्म होने वाले हैं, सारे लॉन्ग टर्म डेट्स। इसमें देखो क्या है, गिनी चुनी चीज़ें हैं, जैसे बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, किसी से आपने पैसा लिया है, कंपनी का भी तो देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बोझ है आपके साथ, राइट। बाय डिफॉल्ट डिवेंचर्स को भी यही मानते हैं, डिवेंचर्स भी बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन ही होते हैं। और भी कुछ लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपने बनाए हैं तो वो भी इसमें ले सकते हैं। अगर किसी का पैसा देना है तो आज इसे आप प्रोविजन बना रहे हो, 5 साल बाद आपने 10 लाख रुपए किसी को देने हैं, तो आज से आप प्रोविजन बना रहे हो, ये भी तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के लिए तो बना रहे हो, किसी को पैसा देना है, इसलिए ये भी इसमें आ जाएगा। किन एक्चुअली चीज़ें हैं, बस इनको याद रखना है, बैलेंस शीट तो करना इसलिए ज़रूरी है, राइट। अब आपको बैलेंस शीट का कोना कोना पता है ना, तो ये चीज़ को टेस्ट करने वाला है। अब वो इनडायरेक्टली इसके पास ले जाएगा, जैसे इक्विटी में भी करा इसने। बैलेंस शीट का हमें पता होना चाहिए भाई कि 2 साइड है, एक है एसेट्स और एक है लायबिलिटी। और लायबिलिटी का नाम बदल के क्या कर दिया उन्होंने, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी प्लस लायबिलिटी, है ना। अब इनके हेड्स अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे बता पाओगे, जरूरी है बैलेंस शीट के हेड्स को लर्न करना, राइट। अब वो इक्विटी में हमें पता है, इक्विटी में शेयर होल्डर फंड आता है, मतलब किसकी बात कर रहा है ये आपको डायरेक्टली नहीं देगा ना, वो तो आसान हो जाएगा, वो आपको यहाँ के 2 पॉइंट दे देगा। हमें पता है 2 हेड होते हैं इसमें, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, राइट। इनको अगर मैं प्लस कर दूँ तो इनकी वैल्यू आ गई, इनडायरेक्टली आप पहुँच रहे हो यहाँ पे, इनकी वैल्यू आ गई। अब इसमें मैं क्या करूँगा, लायबिलिटी को अगर मैं माइनस कर दूँ मिल गया इक्विटी। अब लायबिलिटी भी डायरेक्टली नहीं देगा, इसके भी हेड्स खोल देगा, करंट लायबिलिटी अलग से दे देगा और नॉन करंट लायबिलिटी अलग से दे देगा। नहीं पता है हेड्स तो फंस जाओगे, पता है ना तो ये सबसे आसान चैप्टर है। फॉर्मूले आने चाहिए बस। कैसे फॉर्मूले, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ये क्या करने वाली बात है, इससे आसान कुछ हो सकता है। तो अब डेट्स में आपको क्लियर है पढ़ने, सारे लॉन्ग टर्म उठाने आएंगे क्योंकि आने वाले फॉर्मूले में फ्री आएगा दोबारा, इसलिए इसको हम अच्छे से कर रहे हैं। ऑलराइट, करोगे कोई टेंशन। ये वाला क्वेश्चन बताओ जिसमें दिक्कत आ रही थी। तुम्हारी नई बुक में कौन सा है इलस्ट्रेशन, जो भी कर रहे थे 46, ठीक है। पहले हम डेट्स देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स। भाई फिक्स एसेट, इसका तो ये तो लायबिलिटी है ही नहीं, इसको छोड़ते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट की बात होती है, इसको भी छोड़ो। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब आपने किसी को लोन दिया है, लोन्स एंड एडवांस वर्ड जब भी यूज हो तो इसका मतलब आपने किसी को लोन दिया है, ये तो एसेट ही होगा, ये पैसा कब लेके वापस आएगा। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, डेट्स में भाई लायबिलिटी ही पे ऑफ करनी होती है, क्या करंट लायबिलिटी इसमें मैं लूँ या नहीं डेट में, ये बताओ। लॉन्ग टर्म में आएगी तो खुद ही बोल रहा है करंट लायबिलिटी, तो ये इस डेट में नहीं आएगा क्योंकि शॉर्ट टर्म है। नेक्स्ट देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये है 10% के डिवेंचर्स, 10% इंटरेस्ट रेट होता है। डिवेंचर्स बाय डिफॉल्ट लोन ही है, लॉन्ग टर्म लोन ही है, ये आएगा यहाँ पे डिवेंचर्स, बिल्कुल आएगा। 3 लाख रुपए का डेट है हमारा लॉन्ग टर्म, लिखा भी है मैंने यहाँ पे, डिवेंचर्स बिल्कुल आएगा इसमें। इसके बगल में जो इंटरेस्ट रेट लिखा होता है 10% डिवेंचर, मतलब जो आपने 3 लाख का लोन लिया है 10% का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। फिलहाल कोई काम नहीं है इसका यहाँ पे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा,
बिल्कुल आएगा, बस ये दोनों ही है, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। 3 लाख प्लस 1 लाख, 4 लाख डेट आ चुका है। ठीक है, अगर सपोज हाँ। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना गिवन होता तो हम तो फिर इसमें डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे ना, बिना इतना मतलब अलग से शो करके कि हमने डेप्रिसिएशन माइनस जो इसमें माइनस हुआ है ना, जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं तो हम क्या करें, जो एसेट गिवन है उसी को लेंगे हम। नहीं, जैसे अभी इसमें हमें वो गिवन थे कि हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो हाँ। अगर मान लो डेप्रिसिएशन ना गिवन होते हाँ। तो डायरेक्ट ये वाला इसका ऊपर इक्विटी निकालने वाला है, नॉन करंट का एक हेड बना के यहाँ ब्रैकेट के थ्रू से सारी कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, इस टाइप की हम ऐसे करते हैं। हाँ कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और क्वेश्चन को पढ़ के तो नहीं पता चला ना कि हमें माइनस करना था, वो हमें पता था ग्रॉस में माइनस हो जाता है, वो हमें खुद पता है, हमारी नॉलेज है, क्वेश्चन ने नहीं बताया वो, राइट। तो हमें पता ही है ग्रॉस में से डेब्ट माइनस होगा तब तो नेट वैल्यू आएगी एसेट की। अभी पहुंच रहे हैं एसेट से, पहुंचते फिर बताओ, ये डेट का काम तो खत्म हो गया ना, अब हमें चाहिए इक्विटी। अब देखो डायरेक्टली ये घूम के यहाँ पहुँचने वाली बात आ चुकी है, क्योंकि इसने कहीं पे भी डायरेक्टली इक्विटी के बारे में कुछ नहीं दिया, शेयर होल्डर फंड वगैरह कुछ दिया है क्या, नहीं ना, तो इनडायरेक्टली पहुंचना पड़ेगा। इक्विटी को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें दे दी इसने, तो इसलिए हम बस इधर टोटल करके माइनस करके यहाँ पहुँचेंगे, राइट। तो आप देखिए भाई क्या क्या है, एसेट्स में इसने फिक्स एसेट ग्रॉस दे दिया है 6 लाख रुपए का। ग्रॉस मतलब अभी डिडक्शन होनी बच रही है, और फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन ही माइनस होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब आज तक का डेप्रिसिएशन जो इकट्ठा हो गया, राइट। तो आज वैल्यू क्या है, जितना भी डेप्रिसिएशन था वो माइनस करके देख लो, फिक्स एसेट की वैल्यू आ जाएगी। 6 लाख के फिक्स एसेट है ग्रॉस, जिसमें से 1 लाख डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आज मेरे वो फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी है, 5 लाख की वैल्यू, ठीक है। और क्या है मेरे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म है तो नॉन करंट एसेट ही होगा। नॉन करंट एसेट्स मुझे सारे मिल गए, इनको कर लेंगे प्लस। एसेट्स में अभी करंट एसेट भी है, करंट एसेट पे देखो डायरेक्टली गिवन है 2.5 लाख रुपए, ना ही डेटर बिल्स रिसीवेबल अलग करके भी नहीं दिया इसने, सीधे सीधे दे दिया करंट एसेट। तो एसेट्स का टोटल देखो हो तो गया हमारा, है ना, ये कितना आ रहा है, 5,50,000, 5,50,000 और 2.5 भी ऐड कर लेंगे, फिर 6, 7, 8 लाख है ना। यहाँ देखो 8 लाख आ चुका है। अब अगर एसेट्स का टोटल 8 लाख है तो इक्विटी एंड लायबिलिटी का भी तो 8 लाख होगा। बैलेंस शीट के दो साइड दोनों बराबर होते हैं, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी का 8 लाख मतलब आ चुका है, ठीक है। इनडायरेक्टली हमने निकाला बैलेंस शीट के दो पार्ट्स, एसेट्स और इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दोनों बराबर होते हैं, बैलेंस शीट का टोटल बराबर होता है एसेट और लायबिलिटी का। अगर एसेट्स का टोटल मुझे पता चल गया है तो इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल भी तो वही है, इक्वेशन तो बैलेंस शीट की यही होती है, राइट। तो यहाँ से 8 लाख मैंने इसलिए निकाला था क्योंकि मुझे इक्विटी एंड लायबिलिटी की वैल्यू चाहिए, 8 लाख आ गई। अब इसमें से मैं अगर लायबिलिटी माइनस कर दो तो मिल गया इक्विटी, है ना। बस अब लायबिलिटीज को देखते हैं। करंट लायबिलिटी भी गिवन है और नॉन करंट लायबिलिटी हमने निकाल ही ली है वैसे भी, ठीक है। इसको बस माइनस कर देते हैं। करंट लायबिलिटी है 2 लाख, मैं यहाँ पे लिख दूँ -2 लाख, ठीक है। और क्या लायबिलिटी है हमारी, 5 लाख 5,50,000 है, 5 लाख 4 लाख तो दिख ही रहा है लॉन्ग टर्म, और कहाँ है, नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज माइनस होंगी ना। हाँ तो 4 लाख माइनस 2 लाख, ठीक है। 2 लाख तो कर ही दिया माइनस ना, 4 लाख और करना है, तो 4 लाख बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 4 लाख माइनस 2 लाख, करंट नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज माइनस हो गई, दोनों ही माइनस कर दिए ना। हाँ तो माइनस करके 2 लाख आंसर आ गया। देख इक्विटी प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी 8 लाख आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, करंट लायबिलिटी माइनस करना है ना, इससे कंफ्यूज हो रहा है क्या, 4 लाख माइनस करते हैं, शॉर्ट हो गया 4 लाख करना है ना। हाँ तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं ना, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्या, 4 लाख और ये
है, अभी क्लियर है? इसको ऐसे नहीं कर सकते कि हम जैसे देखो इक्विटी इक्वल्स टू पहले नॉन करंट एसेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटीज कर दी, फिर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज माइनस कर दी। एक मिनट मुझे कुछ गड़बड़ कर रहा है। नॉन करंट एसेट हमारे आ गए थे 55 6 लाख 8 लाख आ गए, ठीक है, हाँ ये सही है। फिर करंट 4 लाख 2 लाख वो लिख दिया था हमने, यहाँ कंफ्यूजन हो रही है ना। नॉन करंट लायबिलिटी तो खुद ही 4 लाख है, वैल्यूज अलग ये 4 लाख है, अलग वैल्यू तो नहीं तेरे में। वही सोच रहा हूँ 8 लाख में ये तो 2 लाख था आया है और फिर नॉन करंट था 4 लाख, तेरे में वैल्यू अलग दे रही थी क्या? नहीं 6 ठीक है चलो ठीक है, अब ये 2 लाख आया ना। मेरे पास पुरानी बुक है, तेरे पास नई बुक है। पिछले क्वेश्चन में तो चेंज थी वैल्यू, अभी इसमें चेक कर ले एक बार भाई, चेंज है कि सेम है? ठीक है चलो ठीक है, 2 लाख ये आ गया, बस इसको पुट करना है। मुझे बता अभी क्लियर है? राइट, ठीक है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। अभी क्या करेगा ये, जब पूरा चैप्टर हम कर लेंगे 2-3 इक्वेशंस को ये मिक्स करेगा। थोड़ी थोड़ी मैथ्स होगी, ज़्यादा नहीं, हाई लेवल की नहीं होगी। तो वो एक्स की वैल्यू जो हमें निकालनी होती है, उसके लिए आपको बैलेंस शीट को पहले अच्छे से लर्न करना ही है। वो आता है तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, राइट। अब देखो ये बातें समझ आ गई ना, आने वाले अब देखो फॉर्मूलेज में कितना आसान होने वाला है, क्योंकि अब सेम बातें रिपीट होंगी। देखना नेक्स्ट हमारा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ये देखो तुम्हें ऑलरेडी सारी चीज़ें आती हैं, इसमें हमने मेहनत कर ली ना, अब आ गया समझ आएगा। टोटल एसेट टू डेट, देखो इस बार भी फॉर्मूला खुद ही बता रहा है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। टोटल एसेट निकाल सकते हो क्या? बैलेंस शीट का टोटल। अब अगर ये आपको शेयर होल्डर फंड दे दे, नॉन करंट लायबिलिटी दे दे और करंट लायबिलिटी दे दे और कुछ ना दे, टोटल एसेट निकाल सकते हो? अब क्यों नहीं निकाल सकते ना? लायबिलिटीज दे रखी है, एसेट्स कैसे निकाल? अच्छा इक्वल रखते हैं, बैलेंस शीट की दोनों चीजें इक्वल होती है मेरे भाई। इक्विटी एंड लायबिलिटी एक हेड है बैलेंस शीट का और दूसरा एसेट्स, दोनों हमेशा बराबर ही होंगे। बैलेंस शीट के दोनों साइड बराबर होते हैं। अगर तुम्हें टोटल एसेट निकालना है तो इसके सारे हेड्स को प्लस कर दो, इनडायरेक्ट शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। जब बैलेंस शीट के एसेट लायबिलिटी बराबर है तो इसको टोटल करके भी तो ये आंसर निकल जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में 8 लाख आ गया था, ठीक है ना। टोटल एसेट तो कुछ भी नहीं है, या तो ये खुद ही बता दें नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, इसको भी प्लस कर दो। इसके अंदर के पॉइंट्स अगर आपको पता है वो भी आसान से गिने चुने पॉइंट है, आराम से निकल जाएगा। इसमें तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। डेट अभी अभी करके आए हैं, बिल्कुल से लॉन्ग टर्म डेट्स। ये फॉर्मूला तो फ्री में मिल रहा है इसका मतलब, है ना। करो 2 क्वेश्चन करते हैं इसके और आगे बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो 2 हैं करो आराम से, बाकी भी पॉज करें वीडियो और क्वेश्चंस करें ट्राई। ये है यार, ठीक है ऑलराइट। ये क्वेश्चन मैं अगर वास्तव में तो है आसान है। जैसे अगर तुम्हें वो गुडविल वाला चैप्टर याद हो तो उसका एक छोटा सा पॉइंट था, तो इतना कुछ है नहीं उसमें। वही निकालना है टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म ये है, ये याद रखना है। चलो देखते हैं, पहले टोटल एसेट निकालते हैं, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। करंट लायबिलिटी फिक्स एसेट ग्रॉस गिवन है 15 लाख, फिर एक्यूमुलेटेड डेब्ट गिवन है 2 लाख। क्या करेंगे? फिक्स एसेट्स ग्रॉस गिवन है 15 लाख, एक्यूमुलेटेड डेब्ट है 2 लाख, माइनस कर देंगे ना, नेट हमारा नेट फिक्स एसेट आ जाएगा। तो चलो 15 लाख ग्रॉस फिक्स एसेट है, इसमें हम एक्यूमुलेटेड डेब्ट 2 लाख को अगर माइनस कर दें तो आज की वैल्यू पता चल जाएगी एसेट की कितनी है, नेट वैल्यू। ऑलराइट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। 7 लाख इसको ऐड कर दो, और क्या आएगा? ट्रेड रिसीवेबल्स, ये करंट एसेट है,
ठीक है, यहाँ प्लस कर देता हूँ, कितना है 2.5 लाख। तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट करना है, टोटल एसेट आ जाएगा। इस तरफ है कुछ क्या, इक्विटी है, डिवेंचर, कैपिटल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी करंट एसेट है, इसको भी ऐड कर देंगे। तो सारे नॉन करंट एसेट और करंट एसेट हमने ऐड कर दिए। ये कितना आ रहा है, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा वो, राइट। कितना होता है 13, 20 हो गया शायद 25 या 24, 24 हो गया, 24 ठीक है। इतने आ रहा है ना, हाँ ठीक है, हाँ चलो ऑलराइट। तो टोटल एसेट तो हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, लॉन्ग टर्म डेट्स। अब देखो इसमें क्या करना है। अरे डेट के नाम पे तो ज़्यादा चीज़ें दिख भी नहीं रही है ना। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड एक चीज़ आई है, पहले इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर चीज़ें आसान हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड काम में लगाना। जैसे हमने 4 लोग अपने बिजनेस में काम करने के लिए लगाए हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, राइट। तो पैसे को, कैपिटल को भी जब आप काम पे लगा रहे हो तो उसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। वो क्या होगा, ओनर ने अपने जेब से पैसा लगाया होगा, राइट। तो इसमें शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा, तो इक्विटी में आ जाएंगी सारी चीज़ें, राइट। ओनर जो अपने जेब से पैसा लगा रहा है। और जब बिजनेस एस्टैब्लिश होता है तो ओनर अपने जेब से ही नहीं, लोन वोन लेके भी बिजनेस में लगाता है। बिल्कुल सही, शेयर इशू जो होंगे वो इक्विटी में आ जाएगा, राइट। प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, ये आपने लोन वोन लिया और बिजनेस पे लगाया, तो कैपिटल कितना एम्प्लॉय करा हुआ बिजनेस में पता चल जाएगा। इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है आपको पता है, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि ये ओनर का ही पैसा है, ठीक है। आउटसाइड लायबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये बात क्लियर है या नहीं, सिंपल सी बात है, राइट। अब देखा जाए तो इसमें मेरे काम की चीज़ है लॉन्ग टर्म डेट्स। हाँ भाई, लॉन्ग टर्म डेट्स लायबिलिटी से तो ये डायरेक्ट बोल नहीं सकती, प्रीवियस लायबिलिटी पूरा उसका सेक्शन का तो टोटल इसमें तो फिर करंट लायबिलिटी भी आ जाएगी ना। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटी अगर मैं लिख दूँ तो लायबिलिटी तो सारी है, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, है ना। और मुझे कौन सा चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म का पैसा लगता है, शॉर्ट टर्म नहीं कि किसी से क्रेडिटर से मैंने उधार में सामान ले लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, नहीं। पैसा थोड़ा लगा, मैंने उधार में सामान खरीदा, 6 महीने में वापस कर दूंगा उसके पैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा वो। 1 करोड़ का लोन लिया है, 10 साल में पे करना है, तो वो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है। हमारी बात समझ में आता है, ठीक है। इसीलिए इसमें करंट लायबिलिटी नहीं लेंगे, वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता ही नहीं, ठीक है। ये काम की चीज़ एक दिख रही है इसमें, तो इनडायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ठीक है। ऐसे चेन को जोड़ना होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आओ चलो देखिए हम इस क्वेश्चन में टेक में कैसे पहुँचेंगे। ओके, इक्विटी अगर मैं तो कैसे कैसे पहुँच सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है हमें, अगर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में मैं इक्विटी माइनस कर दूँ तो भी मिल जाएगा, है ना। तो अगर इक्विटी दे रखा है तो इक्विटी का टोटल कर लेते हैं, फिर माइनस कर देंगे उसको, वरना कुछ और दे रखा है तो वो भी चेक कर लेते हैं। और देखें क्या गिवन है, शेयर होल्डर फंड क्या क्या है वो देखते हैं। इक्विटी गिवन है हमारे पास, बिल्कुल गिवन है, कितना है 10,50,000। रिजर्व गिवन है क्या, कैपिटल रिजर्व गिवन है 2,40,000। सरप्लस क्या गिवन है 30,000, पर डेबिट बैलेंस गिवन है। इसका मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस किसका था, एसेट्स का था या लायबिलिटीज का था, किसका था, एक्सपेंस का था, लॉस का था, किसका था। डेबिट का मतलब क्या है, लॉस है, लॉस 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 बताया था पहले भी। तो क्रेडिट बैलेंस गिवन है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। P&L अकाउंट जब लायबिलिटी में शो हो रहा है मतलब वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो हो रहा है। अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो मतलब वो एसेट्स में शो हो रहा है। एसेट्स में क्यों शो होगा, वो लॉस हम आगे यूज करते हैं राइट ऑफ के लिए, इस वजह से एसेट में आ जाता है, अदरवाइज वो है लॉस।
बस आपको इतना याद रखना है, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है और डेबिट बैलेंस लॉस है। तो यहाँ पे P&L का डेबिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है या लॉस? बताओ। तो लॉस है और क्या है? याद रहेगा अवतार? लिख ले तो लिख ले। स्टेटमेंट ऑफ P&L अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो ये होता है प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड ही होगा। अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो ये तो लॉस है भाई, लॉस तो माइनस होगा ना। SPL मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L। इस चीज को लिख लो दोस्तों, ये तो पहले भी कर चुके हैं ना, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। देखो इसे फटाफट लिख दो। ठीक है, ऑलराइट। अगले क्वेश्चन में भी है कैपिटल डेवलपमेंट, तो ये दो कर देना। ठीक है भाई, इक्विटी की चीज़ें मुझे मिल रही है, शेयर होल्डर फंड्स वगैरह वो सब मिल गया, तो मैं वही चीज़ करूँगा कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, ये लिख लेते हैं कितना गिवन है, 22,20,000। 22,20,000। अब मुझे पता है ये तो टोटल किसका है, इक्विटी और टोटल डेट का, सॉरी लॉन्ग टर्म डेट का, मुझे चाहिए लॉन्ग टर्म डेट। ऑलराइट, इक्विटी की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। 10,50,000 था शेयर कैपिटल, 2,40,000 से हमारा कैपिटल रिजर्व, माइनस 30,000 हो जाएगा ना लॉस। P&L माइनस में डेबिट बैलेंस है, अगर प्रॉफिट होता तो प्लस कर लेते, पर ये डेबिट बैलेंस है तो माइनस होगा। राइट, इसका टोटल आ रहा है 12,60,000। 12,60,000 इक्विटी आ गया मेरा, प्लस लॉन्ग टर्म डेट। अब क्या मैं लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू नहीं निकाल सकता? इसको भेजो यार, 22,20,000 माइनस 12,60,000 टोटल डेट, लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू आ गई। सिंपल। तो अंदर के पॉइंट यार, इसीलिए हमें बैलेंस शीट को अच्छे से करना है और इस चैप्टर को करते करते भी लर्न हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट हमारे आ गए हैं 960 आए हैं, तो देख लेता हूँ। हाँ 960 आए हैं, 960 फिर ये यहाँ पे लिख सकते हैं 960, बस इसको सॉल्व करो आगे आंसर। ओके, छोटी छोटी बातें याद रखनी है दोस्तों। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट ऐड होता है, लॉस नहीं, लॉस माइनस हो जाता है। हाँ 1/4 1/4 1/4 लो डन बना है। अरे 24 लिखा हुआ है, सारे गलत आंसर बता रहा है। ये आ रहा है 2.5। हाँ भाई, मैथ्स लेके ये काम कर रहा है तू। मैंने 124 lakhs लिखा हुआ देखा था, मैंने बताया कि 15 हो रहा है, मैंने बुक में देखा ही। तो गलत कैलकुलेशन करी ना तूने, गलत है। अभी ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फंडा क्लियर है। अब भाई मैंने जेब से पैसे लगाए, शेयर्स जो ओनर है मेरे, जिन्होंने पैसा खरीदा, शेयर्स खरीदे, पैसे दिए, ओनर ही तो है, राइट। प्लस मैंने बाहर से जो पैसा लगाया, लॉन्ग टर्म डेट, दोनों तरफ से पैसा आया और बिजनेस में लग गया, कैपिटल एम्प्लॉय हो चुकी है। मुझे डेट निकालना है तो इक्विटी माइनस कर दो, शेयर होल्डर शेयर कैपिटल हो गया, उसमें इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, उसमें कई प्रकार के रिजर्व्स हैं। सरप्लस में हमारा प्रॉफिट है ही P&L अकाउंट का, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है, डेबिट बैलेंस लॉस है। लॉस हो, जैसे इस क्वेश्चन में था डेबिट, तो रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस हो जाएगा, क्योंकि लॉस है, राइट। कुछ ना गिवन हो क्रेडिट डेबिट, तो हम क्या लेंगे? प्रॉफिट लेंगे या लॉस? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? करे तो हमने कहीं गिवन ही नहीं था क्रेडिट डेबिट, तब प्रॉफिट ही होगा। अगर कुछ नहीं गिवन है तो प्रॉफिट ही ऐड ही करना। अगर इस क्वेश्चन में सरप्लस डेबिट बैलेंस नहीं लिखा होता, डेबिट नहीं लिखा होता, तो हम इस 30,000 को ऐड ही करते, प्रॉफिट मान के चलते। ठीक है, क्लियर? अगर क्लियर है तो मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दो। हाँ बता, नहीं कर ले, डाउट क्लियर भाई।
अगले क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, उसके अगले में भी नहीं है, उसके अगले में है 25 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड पहली वैल्यू है। मिल गया? इसको करो सब, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फंड एक बार क्लियर करो। कौन सा क्वेश्चन है यार नई बुक में? अवतार तुम बताइए। दो, इस वाले में तो 2 क्वेश्चन छोड़ के था। 25 का आंसर। नहीं है ना? ना। अरे यार चलो मैं इसको बता देता हूँ। नहीं करनी। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 25 लाख है। मैं बुक देता हूँ भाई। ये वाला क्वेश्चन है, पॉज करके ये क्वेश्चन कर लेना। ओके ओके। अगला रेशो प्रोप्राइटरी रेशो, ये ऑलरेडी आता है तुम्हें, कैसे अभी पता चल जाएगा। इसको तो करने की जरूरत भी नहीं है। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो का हमारा फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर ओनर होता है तो इसका मतलब शेयर होल्डर्स फंड, राइट, या फिर इक्विटी, इक्विटी भी वही होता है। तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, मतलब उसका मतलब इन्वर्स हो गया। मतलब टोटल एसेट निकालना हमें आता है, राइट, करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। लायबिलिटी वाले पॉइंट से अगर मैं टोटल एसेट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला बताओ। टोटल एसेट मुझे निकालना है, डायरेक्टली निकालूंगा करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। इनडायरेक्टली कैसे निकालूंगा टोटल एसेट? मतलब वो भी इक्विटी पूरा करें। इक्विटी को पूरा प्लस कर दूंगा, इक्विटी प्लस लायबिलिटी को दूसरी वाली साइड को प्लस कर देंगे, जैसे शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। इसका टोटल भी तो टोटल एसेट के बराबर ही होगा। मतलब एसेट्स के 2 पार्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स, है ना? ठीक है अवतार, ऑलराइट। इक्विटी निकालना हमें आता ही है, शेयर होल्डर फंड पहला ही पार्ट। शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा? शेयर कैपिटल आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। शेयर कैपिटल में इक्विटी आ सकता है और प्रेफरेंस शेयर्स भी आ सकते हैं, यही हो सकता है। उससे ऊपर क्या आ सकता है? इक्विटी में भी हमने कर लिया। दोबारा बताना। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दो गिवन रिजर्व एंड सरप्लस, दैट्स इट। अभी जो करे हमने उसमें ये करके आए हैं हम, टोटल एसेट ये करके आए हैं। और जो रिजर्व शेयर कैपिटल इसमें आ नहीं जाएंगे ये शेयर होल्डर फंड में सारे? शेयर होल्डर फंड तो इक्विटी है। नहीं तो अपने नीचे वो ऐसे स्क्वायर में बनाया। हाँ, शेयर होल्डर फंड उसी के अंदर तो आ जाएगा। ये तो डिनोमिनेटर में है ना, मैं तो अब न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। टोटल एसेट में ये पॉइंट या तो ऐसे निकाल लो या तो ऐसे निकाल लो। न्यूमरेटर इक्विटी है, उसमें सिर्फ शेयर होल्डर फंड आएगा, हो गया। इक्विटी निकालना भी आता है हमें, टोटल एसेट निकालना भी आता है हमें, अभी करके ही आए हैं पिछले क्वेश्चंस में, ये तो हमें पहले से ही आता है। इसकी तो सिंपल प्रैक्टिस कर लेना, दोबारा वही पॉइंट बता के कोई मतलब बनता नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, हम इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो फ्री में मिल गया। इसके बाद आ रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, आओ इसको देखते हैं भाई, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। इसका फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब अगर प्रॉफिट आपको गिवन है जिसमें इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है और टैक्स भी माइनस हो चुका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों ही प्लस करना पड़ेगा बिफोर निकालने के लिए। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स कितना था, वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। अब बिफोर का मतलब क्या होता है? तो इनसे पहले
जो माइनस हो चुका है अगर नहीं होता, इनसे पहले का हमने सर अभी इसमें जो हमें प्रॉफिट मिला उसमें टैक्स प्लस हो रहा है, अगर उससे पहले का निकालना टैक्स माइनस से तो होगा, मतलब प्लस प्लस थोड़ी ना हो रखा है। तुमने प्रॉफिट कमाया मान ले 10 लाख, अब कोई बोल रहा लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट कौन देगा 2 लाख रुपए, हम क्या करते हैं लो भाई तुम 2 लाख ले लो, अब हमारे पास क्या बचा 8 लाख, गवर्नमेंट बोल रही है टैक्स कौन देगा, तो दे देते 3 लाख बनता है तुम्हारा टैक्स मान लेते हैं, माइनस करा 3 लाख, तो अब मेरे पास प्रॉफिट कितना आया 5 लाख। ये क्या है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है कि नहीं है। बिफोर करने के लिए मैं क्या करूंगा टैक्स को प्लस कर दूंगा, फिर इंटरेस्ट को भी प्लस कर दूंगा, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अब ये सीक्वेंस भी ये रहता है, सबसे एंड में गवर्नमेंट बोलती है टैक्स दो, तो जब आप पहले प्लस करोगे सबसे पहले टैक्स प्लस होगा, उसके बाद इंटरेस्ट प्लस होगा, पहले इंटरेस्ट प्लस करने के बाद टैक्स को प्लस करोगे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये परसेंटेज में गिवन होगा। सीक्वेंस समझ आ रहा है, सबसे एंड में टैक्स भरते हैं, तो जब वापस प्लस करोगे रिवर्स जाओगे तो सबसे पहले टैक्स को ऐड करोगे ना। इस क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में ये वाला पॉइंट आपको फंसाएगा, इसके अलावा कोई नहीं फंसाएगा। तो अब हमने तो डिस्कस कर ही लिया है, ये पॉइंट भी नहीं फंसना चाहिए। अब वापस ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, पहले टैक्स उसके बाद इंटरेस्ट। डन है, ठीक है। अभी करते हैं क्वेश्चन तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें, जो तो हमने डेमो में कर लिया। ये बात क्लियर है ना, इसका हमने डिस्कशन कर लिया। अभी करते हैं क्वेश्चंस, सिर्फ ऊपर से पढ़ के थोड़ी ना प्रैक्टिस हो जाती है। नीचे है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, मतलब लोन लिया, उधार लिया, पब्लिक बोरिंग ली या कहीं से भी आपने पैसा लिया, डिबेंचर इशू करके लोन ले लिया है ना, लोन ही होता है बाय डिफॉल्ट डिबेंचर। तो उस पर जो आपने ब्याज पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है वो, इसका मतलब जितना प्रॉफिट आपने कमाया, मान लेते हैं 10 लाख का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 लाख, और एग्जाम्पल में भी 10 लाख, और इंटरेस्ट आपको पे करना है 2 लाख, तो आपने कितना गुना कमा लिया, 5 गुना प्रॉफिट कमाया ना। इसका मतलब 5 बार इंटरेस्ट पे कर सकते हो, इतना कमा लिया हमने। 10 लाख है तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके 5 बार पे कर सकते हो। इंटरेस्ट को कितना कवर कर लिया आपने, 5 टाइम्स, ये वो रेशो है, ठीक है क्लियर। जैसे इसके एग्जाम्पल में मैंने ले लिया 10 लाख हमारा प्रॉफिट आया बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इंटरेस्ट कमिटमेंट हमारी कितनी हो चुकी है हमारे ऊपर 2 लाख की, तो कितना गुना कमा लिया मैंने, इंटरेस्ट का कितना गुना कमाया है, 5 वाला 5 टाइम्स। इसका मतलब इतना कमा लिया हमने कि 5 बार इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। अच्छा खासा पैसा कमाया हुआ इसका मतलब। अगर ये होता ऊपर सिर्फ 1 लाख, तो ये तो मैं बहुत कम कमाया, मैं तो 100% इंटरेस्ट भी पे नहीं कर सकता, इतने भी कमाई नहीं हुई है हमारी, 50% ही हुई है ना। तो इन रेशियो से ये चीज़ें पता चल जाती है। डन है। अब क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आओ। बहुत आसान होता है, इतना कुछ मुश्किल नहीं, ये मैथमेटिकल ये टैक्स वाली बातें आएंगी, इसमें और कुछ नहीं आएगा। तो आप करो पहला दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करके ट्राई करो, इन्हीं 2 में समझ आ जाएगा क्या गेम चलने वाला है। तो इधर रखें क्योंकि ज़्यादा कुछ होता नहीं है यार, तो ही है मतलब इन 2 को कर लो आराम से, बाकी भी पॉज करें वीडियो और करें क्वेश्चन। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है, सारी वैल्यूज गिवन है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी गिवन है, इंटरेस्ट भी गिवन है, बस पुट करके आंसर निकाल दिया। अगले क्वेश्चन में वो छोटी सी मैथमेटिक्स की बात है, वो समझ लेते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स कटने के बाद कितना है, 1,20,000। अच्छा मुझे बताओ, टैक्स कटने के बाद 1,20,000 है, तो क्या इसमें इंटरेस्ट डिडक्ट हो चुका है या नहीं? ऑब्वियसली बात है, क्योंकि लास्ट पॉइंट मैंने बताया था एंड में टैक्स कटता है, अगर टैक्स भी कट गया है तो एंड में कटा होगा, इसका मतलब इंटरेस्ट वगैरह सारे खर्चे तो पहले ही माइनस हो चुके हैं, राइट। इसीलिए वो छोटा सा एग्जांपल बनाया था मैंने। अब मुझे करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, टैक्स से तो वापस आना ही है, इंटरेस्ट भी हमें ऐड बैक करना है। क्या गिवन है आगे, 12% लॉन्ग टर्म डेट कितना है, 20 लाख रुपये का। तो अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ तो सही, टोटल लोन है 20 लाख का, जिसपे 12% इंटरेस्ट है ना, लिखा है ना 12%, इंटू 12% कर दूं मैं, तो इंटरेस्ट आ गया मेरा 2,40,000। चलो इंटरेस्ट तो मिल गया, राइट। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट जो हमारा फॉर्मूला है,
उसमें इंटरेस्ट हमारा 2,40,000 आ चुका है, राइट। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से आ जाएगा। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 1,20,000। तो पहले देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा। आफ्टर टैक्स 1,20,000 है, तो बिफोर टैक्स अगर मैं करूँ तो कैसे करना है, मुझे 1,20,000 में ऐड करना है टैक्स, राइट। अब टैक्स के लिए इसने परसेंटेज दे दिया, 40% टैक्स रेट चल रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 1,20,000 जो गिवन है मेरे पास, ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो भी हो मेरा प्रॉफिट 100%, जो भी मेरा प्रॉफिट चल रहा होगा उसमें कितना परसेंट टैक्स भर चुका हूँ मैं, 40%। 40% टैक्स मैंने माइनस किया तो कितना मेरे पास प्रॉफिट बचा हुआ होगा, 60%। आफ्टर टैक्स, टैक्स कटने के बाद ये कितना है, ये 60% है ना। मतलब समझ आया, 100% प्रॉफिट में गवर्नमेंट ने 40% टैक्स ले लिया, तो मेरे पास कितना परसेंट प्रॉफिट बचा हुआ है, 60%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000 है, मतलब ये 60% है। तो इसको डिवाइड कर दो 60 से, 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी। मुझे कितना चाहिए, 100% चाहिए। वापस ऊपर जाना है ना, इंटू 100 करते ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये पीबीटी है, ओके, ये टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर से बिफोर जाना है मुझे, तो टैक्स को ऐड ही करना पड़ेगा, 100% में पहुंचना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, राइट। कितना आ रहा है हमारा, 2 लाख। लो, अब जो जल्दीबाजी में इतना करके आंसर वहाँ पे लिख देगा, गया आपका क्वेश्चन। हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए, सारे खर्चे माइनस होने के बाद लास्ट में टैक्स माइनस होता है। तो अगर मैंने टैक्स ऐड किया है तो ऊपर के खर्चे में से एक खर्चा मुझे वापस ऐड करना है, जिसका नाम है इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हो गया, इंटरेस्ट को भी तो वापस ऐड करना है। इसमें मैं कर दूंगा इंटरेस्ट को ऐड, जो कि हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 2,40,000। अब आ गया मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट भी हो गया है और टैक्स भी हो गया है, 4,40,000। अब आया आंसर, इसको वहाँ पुट कर देंगे, 4,40,000। बस यही पॉइंट याद रखना है, टैक्स एंड में माइनस होता है, टैक्स ऐड कर रहे हो तो इंटरेस्ट भी ऐड करना होगा। डन, सही है, दैट्स इट, खत्म। सॉल्वेंसी रेशियो खत्म हो गया हमारा। अब चलते हैं हम एक्टिविटी रेशियो पे। आओ देखो दोस्तों, इसमें क्या है, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में सबसे पहला आ रहा है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो गुड्स मैंने बेचे उसको बनाने का खर्चा कितना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू नेट सेल होता है, यह पता है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्या वो थके मलाई को आंखों में आंसू आ रहे हैं, बोल रहे अब लगे नहीं है यार, ज़्यादा टाइम कहाँ हुआ है अभी, 10 बजने वाले हैं, बस 2 घंटे में हालत खराब है। मैं तो चैप्टर खत्म कराने के मूड से आया हूँ। कर लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक ले लो बस। 5 मिनट का ब्रेक, चलो ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, इसके बाद चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी रेशियो में। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैंने गुड्स बेचे हैं उनको बनाने का क्या खर्चा लगा, उनका कॉस्ट। ऑलराइट, अब जिस क्वेश्चन में ये गिवन ही ना हो, इन्फॉर्मेशन ही ना हो, तो वहां ले लेना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
बिजनेस को ऑपरेट करके आपने जो कमाया, मान लेते हैं बिस्किट की फैक्ट्री है अगर मेरे ऑपरेशन से बिस्किट को बनाना, उसको बेचना, मतलब ये होता है नेट सेल्स। रेवेन्यू जहाँ देखिए मतलब नेट सेल्स, जबकि हमें कॉस्ट निकालना है पर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर गिवन है तो इसके जगह रिप्लेस कर देना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल को अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। राइट, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए है, अपॉन वाला जो भी आपने बोला था एवरेज इन्वेंट्री, ये भी बता रहा हूँ। एवरेज करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन होगी अगर और क्लोजिंग गिवन हो तो इनका एवरेज कर दो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास, क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो उसका एवरेज कर देना। राइट, ओके। अगर गिवन है पर एवरेज तो उसका ईयर वाइज करेंगे ना, वो इस ईयर में ओपनिंग जितना हो और क्लोजिंग जितना हो तो ऑन एन एवरेज कितनी इन्वेंट्री रही है हमारी, डिवाइडेड बाय 2, हाफ ले लेते हैं। ठीक है, चलो करो ये वाला है, पहले 2 क्वेश्चन करके देखो। इसमें ये वाला पॉइंट आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला, छोटे छोटे रहेंगे। अब ये वाला है पूरा एक्टिविटी रेशियो में इतना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी भी ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो, 2 क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको छोड़ो, उसके नेक्स्ट पे जाओ। ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 गिवन है, ठीक है? नहीं मिला, 29,000 वाला नहीं है। नहीं ओके, मिल गया। मुझे पता कौन सा है? कौन सा 70। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 मुझे पता, ठीक है। इसमें देखो क्या गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, परचेजेस 2,42,000, हमारा 67 ही है। परचेजेस गिवन है मतलब खर्चा, कॉस्ट, देखो जो कॉस्ट निकालना होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल, नेट सेल 3,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल, ठीक है। अब देखो अगर मुझे कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स होता है ना। हमने 8 लाख का सामान बनाया, खर्चा लग गया, मुझे प्रॉफिट कमाना है 2 लाख। 2 लाख करके मैं बेचूंगा कितने में? 10 लाख में बेचूंगा। ये बेसिक फॉर्मूला है, हमें चाहिए कॉस्ट। राइट, सेल गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, तो क्या मैं कॉस्ट निकाल सकता हूँ? आराम से निकल जाएगा, ठीक है। कॉस्ट भी गिवन है, अब देखो प्रॉफिट कितना गिवन है, 25% ऑन सेल। सेल भी गिवन है 3,20,000, 3,20,000 का 25% निकालोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। ये तो है आसान क्वेश्चन, ये खाली दिखाने के लिए था। इसके नेक्स्ट पे आप जहाँ इतने आसानी से प्रॉफिट नहीं निकलेगा। ओपनिंग इन्वेंट्री इस बार भी 29,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000, ठीक है, ठीक है। इसको करेंगे जिसमें ये प्रॉफिट निकालने में थोड़ी दिक्कत आए। बहुत सही फॉर्मूला है इसका, जो हर जगह अप्लाई होता है, यूनिवर्सल है, किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई हो जाएगा। बोल रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000, तो डिनोमिनेटर तो तुरंत आ गया, एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारा आ रहा है 30,000। तो चलो 30,000 तो आ गया। अब मुझे कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब नेट सेल्स गिवन है 3 लाख, ठीक है। नेट सेल्स और रेवेन्यू 3 लाख गिवन है, 3 लाख, चलो ठीक है। प्रॉफिट कितना गिवन है? 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% किसका? कॉस्ट का, ठीक है। सेल कॉस्ट लिखा है क्वेश्चन, पैसे सेल का क्वेश्चन बोलता तो मैं लिख देता सेल। क्वेश्चन में क्या बोला? 25% कॉस्ट का है प्रॉफिट। कॉस्ट इसमें क्या मतलब जिस रेट पे उसने बनाया है या उसमें टोटल? जिस रेट पे उसने प्रोडक्ट को बनाया उसका खर्चा, बेचेगा अलग रेट पे, प्रॉफिट जोड़ के बेचेगा। क्वेश्चन ने जो बोला अभी तक फिलहाल मैंने वही काम कराया। अगर क्वेश्चन बोलता 25% सेल का प्रॉफिट है तो मैं सेल लिख देता। क्वेश्चन ने बोला है 25% कॉस्ट अगर तुम कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा।
यही बात है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, भाई पूरा क्वेश्चन कर लिया, कॉस्ट तो है ही नहीं, तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, फंस गया, सेल गिवन है, कॉस्ट नहीं गिवन है, तो मैं यहाँ पे क्या 3 लाख लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि ये तो सेल है और कॉस्ट है, दोनों अलग होते हैं। अरे उसका उल्टा करते फिर नहीं 100/25। अरे नहीं, मुझे ऐसे करना होगा। देखो अब कैसे होता है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको कॉस्ट चाहिए और क्वेश्चन में कॉस्ट है नहीं, या किसी में सेल चाहिए, क्वेश्चन में क्या पता गिवन होता 25% सेल का, और यहाँ कॉस्ट गिवन होता, सेल नहीं गिवन होती, तो इस टाइप में कैसे करते हैं, यहाँ एक आपने स्टार्टिंग में एक इक्वेशन लिखी थी कोई, मतलब इज इक्वल्स टू इसमें सेल था और ऐसे 2 यूनिट्स प्लस करके इज इक्वल्स टू सेल आया जब टॉपिक स्टार्ट करा था, वो क्वेश्चन कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, मैं बताता हूँ इसमें देखो, 25% कॉस्ट का मेरा प्रॉफिट है, 25% में काट सकता हूँ, 1/4 लिख दूँ, 1/4 कॉस्ट, ये ठीक है, 25 में काट दिया मैंने, है ना, और 25% ही है 1/4, ठीक है, मतलब 1/4 अगर कॉस्ट का कर दूँ तो वो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/4 इंटू कॉस्ट, ये ठीक है। अगर कॉस्ट का 1/4 प्रॉफिट है तो सेल का कितना होगा ये मुझे वहां निकालना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल का होगा 1/5 प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे करना है इसमें, हमें न्यूमरेटर को सेम रखना है, ठीक है, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर को प्लस कर देना, आपका यहाँ डिनोमिनेटर आता है, अगर 2/4 होता तो 1/6 आता, 2/4 होता तो 2/6, न्यूमरेटर सेम, न्यूमरेटर को सेम रखना है आपने, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को प्लस करके यहाँ डिनोमिनेटर, ठीक है। कुछ भी हो 30/100 हो तो यहाँ पे क्या करेंगे 30/130, कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ के ही तो आप सेल करते हो ना, अगर उल्टा हो तो 1/5 ऑफ सेल, अगर क्वेश्चन में मांगा हो कि ये है प्रॉफिट और कॉस्ट गिवन हो तो मैं क्या करूँगा, तो आप क्या करोगे, इसको ना सेल को बाद में ही लिखो, यहाँ पे लिखो 1/5 सेल, कॉस्ट का कितना होगा, न्यूमरेटर तो सेम रखूंगा मैं, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे आप 1/5 माइनस 1 4, ऑब्वियसली बात है कॉस्ट कम होगी और सेल ज़्यादा होगी, जो बनाए प्रोडक्ट को 8 लाख का बनाए, सेल हम करेंगे 10 लाख में, तो कॉस्ट में आपको कम लिखना है और सेल में ज़्यादा लिखना है। प्रोडक्ट जो बनाते हैं, हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है, सेल जो ज़्यादा होता है ना, ऐसे याद रहेगा। जैसे लास्ट वाला, हाँ, जो हम प्रोडक्ट को बेचते हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है या सेल ज़्यादा होती है, अगर तू सारे प्रोडक्ट लॉस में बिकवाएगा फिर तो तू, जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा चाहिए हमें और सेल ज़्यादा चाहिए या उल्टा, सेल ज़्यादा चाहिए तभी कॉस्ट बढ़ेगी, तो कॉस्ट क्यों बढ़ा है, तो ये कॉस्ट कमी हो वही सही है ना, मैंने 8 लाख का प्रोडक्ट बनाया तो सेल कितने में करेगा तू बता, 10 लाख ज़्यादा में ही करेगा ना, तो सेल में ज़्यादा लिखना है और कॉस्ट में कम। कभी हमने क्या करा था, कॉस्ट से जब सेल पे गए थे तो प्लस क्या था 4 + 1 5, जब हम सेल से कॉस्ट पे आ रहे हैं तो क्या करेंगे 5 - 1, याद रहेगा। ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है और सेल ज़्यादा होती है, तभी तो आपको प्रॉफिट होता है, बेचते हम ज़्यादा रुपए में है, बनाते कम में, ठीक है। बता मैंने इस इक्वेशन को याद रखो, यूनिवर्सल है, हर सब्जेक्ट में अप्लाई होता है, ये वैसे दोनों इक्वल रखेंगे, मतलब ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट तो इससे निकालो इससे निकालो, प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही है, तो बराबर ही रहेगा। मतलब 2 ऑप्शन है ये, हाँ ऑप्शन, 2 लाख प्रॉफिट आया, इससे भी 2 लाख ही आंसर आएगा, इससे भी 2 लाख ही आंसर आएगा, प्रॉफिट तो 2 लाख ही है, 8 लाख का कॉस्ट, 10 लाख का सेल, 2 लाख प्रॉफिट, इससे भी प्रॉफिट 2 लाख आएगा, कॉस्ट से भी और सेल से भी 2 लाख ही आएगा, ठीक है, क्लियर है। इसको अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तुम अप्लाई करके अब बताओ कितना प्रॉफिट आएगा, और फिर यहाँ पे कॉस्ट को पुट करो ट्राई, सिंपल यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकालना है इस फॉर्मूले को यूज करके।
बताओ। और देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है सेल, मतलब रेवेन्यू। मुझे चाहिए कॉस्ट, कॉस्ट इज इक्वल टू सेल माइनस प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में सेल तो गिवन है, रेवेन्यू 3 लाख, इसमें मुझे माइनस करना है प्रॉफिट, तो आ जाएगा कॉस्ट। ये प्रॉफिट कहाँ से निकाल सकता हूँ? देखो प्रॉफिट के फॉर्मूले मेरे पास है, सेल मेरे पास है, पर कॉस्ट का मुझे आंसर निकालना है, राइट। अब कॉस्ट मेरे पास नहीं है, तो सेल की मदद से प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे हमने करा हुआ है, कॉस्ट तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं प्रॉफिट को सेल की मदद से निकालूंगा, मतलब 1/5 अपॉन सेल, 1/5 इंटू सेल, 3 लाख आ गया प्रॉफिट 60,000। प्रॉफिट आ चुका है, प्रॉफिट को यहाँ पुट करो, सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, कितना आया? 240 कॉस्ट आ गई है, इसको यहाँ लिखो, आपका आंसर आ गया। कितने टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है? इसको हम वैसे 240,000 भी बोल सकते हैं ना? हाँ 240,000 आ गया आंसर। ये तो बेसिक बचपन में सीखा हुआ मामला है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, यही होता है, डन है? बस यही है, छोटी छोटी बातें जिससे ये पूरा चैप्टर बना है। कर लोगे? अब आगे क्वेश्चन कर लोगे, इससे ऊपर लेवल नहीं है इसका, राइट। तो ये भी अब होमवर्क बन गया आपका, इसके अब सारे इलस्ट्रेशन करके दे रहे हैं मुझे, राइट। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चंस मैंने बताए थे, एक बार फिर बता दूंगा, ठीक है। इस क्लास के एंड में याद दिलाना, एक बार इंक्रीज और डिक्रीज वाला रिवाइज कराना, क्योंकि हर टॉपिक में आपको इंक्रीज डिक्रीज के मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला कौन सा है हमारा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये भी एक आसान सा मामला, इसको करते ही अगला वाला फ्री में मिलने वाला है। आओ चलो ये भी करके देखिए। सेकेंड फॉर्मूला हमारा एक्टिविटी रेशियो में टाइम्स में जो हमारे आंसर लगेंगे। ज़्यादा ही बड़ा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर है और 4 नंबर आता है थोड़े सा पूरा आ रहा है, कुछ हम एक भी है इसमें से पूरा ही आ रहा है। आए ना आए, देखो मैं तो पूरा चैप्टर करवाता हूँ, तब तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा, क्योंकि यही चीज़ें आपको ग्रेजुएशन में मिलेंगी, तब वहाँ मेहनत करनी पड़ जाएगी, और कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं बच्चे, और एंड में फिर हालत खराब हो जाती है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला। ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स होते हैं या लायबिलिटी है? बताओ। एसेट्स रिसीवेबल, फ्यूचर में जो पैसा रिसीव हो रहा है वो डेटर से हो सकता है और बिल्स रिसीवेबल से भी हो सकता है, ठीक है। उधार में बेचा है किसी को, तो डेटर शुरू हो गया, उस डेटर ने बिल साइन करके दे दिया, तो बिल्स रिसीवेबल बन गया। तो बिल्स रिसीवेबल से भी पैसा आता है और डेटर से भी पैसा आता है फ्यूचर में, रिसीवेबल, ओके। करंट एसेट्स की बात कर रहा है फॉर्मूला। डेटर कैसे बनते हैं? उधार बेचने पे, तो क्रेडिट सेल की बात यहाँ पे होगी, नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल। आपने उधार में बेचा, डिवाइड करो इसे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। उधार में बेचा, ये तो भाई सिंपल सी बात है, आराम से पता चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है इसमें? ये बोलेगा टोटल सेल है आपकी, और लेते हैं 10 लाख, जिसमें से कैश सेल थी 2 लाख, तो बताओ क्रेडिट सेल कितनी हुई? कैश सेल है 2 लाख, तो बाकी सब उधार में ही बेचा होगा, क्रेडिट सेल आ गया। समझ आ रहा है? टोटल सेल जो आपने बेचा, कुछ नगद में बेचा होगा, कुछ उधार में बेचा होगा, है ना। कैश सेल और क्रेडिट सेल इंक्लूडेड है इसमें। अगर कैश सेल में माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? क्रेडिट सेल, उधार में जो बेचा है। 8 लाख उधार में बेचा, 2 लाख कैश में बेचा, तो टोटल सेल कितनी हो गई? 10 लाख। क्लियर है? इसमें तो एज सच कोई दिक्कत होगी नहीं। इसमें देखते हैं क्या होता है, एवरेज, फिर एवरेज करना है, जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, एवरेज करा था। यहाँ पे भी अब हम एवरेज करेंगे ट्रेड रिसीवेबल।
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2 एवरेज। क्लियर है? अब किसी किसी क्वेश्चन में क्या गिवन होता है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, ओपनिंग डेटर्स गिवन है, क्लोजिंग डेटर्स गिवन है, बस और कुछ नहीं गिवन है। तो ऑलरेडी आधा नहीं है ये। इन चार बातों में से दो डेटर्स की प्रॉपर बातें हैं, पहले से तो आधा है क्योंकि खुद ही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। हाँ बता कंफ्यूजन। चार बातें हैं यहाँ पे, उनमें से एवरेज मतलब हाफ होता है एवरेज का मतलब, राइट? हाफ ही तो गिवन है और कुछ गिवन ही नहीं है। दोबारा हाफ करूँ क्या तो 1/4 हो जाएगा, 25% पे पहुँच जाएगा। इसका मतलब 50% होता है कि नहीं होता? ये होता है, 2 से डिवाइड करा है तो आधा ही हुआ ना, 50% हो गया ना। ये खुद ही 50% गिवन है। सन्नाटा क्यों है? फिर से देखो, कोई बात नहीं। डेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग प्लस कर दिया मैंने, बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग प्लस कर दिया, उसका एवरेज कर दिया, मतलब उनका आधा कर दिया। जो भी इसकी वैल्यू होगी उसका आधा हो गया ना, 50% हो गया। एवरेज का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन था डेटर्स ओपनिंग है, क्लोजिंग डेटर्स है, और कुछ गिवन ही नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी आधा है। आधा कैसे? चार बातें गिवन है इसमें और इसमें सिर्फ 2 बातें ऑलरेडी आधा है। अगर मैं इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नहीं आएगा, एवरेज डेटर आ जाएगा। डेटर्स का एवरेज कर दूंगा तो अगर मैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नहीं, एवरेज डेटर हो जाएगा। 25% पे नहीं पहुंच जाएगा। अगर मैं 50% को भी 2 से डिवाइड कर दूं 25% पे पहुंच जाएगा। बस इतना याद रखो दोस्तों, नालायकों, रटो। अगर चारों बातें की हो, मतलब डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग और बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग, उनका एवरेज कर देना। अगर सिर्फ डेटर्स का गिवन है तो कुछ मत करना, यही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है। अगर एक बात गिवन है, मान लेते हैं डेटर्स ओपनिंग गिवन है और ओपनिंग या क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल गिवन है, अब इसको आधा कर देना, क्योंकि डेटर अलग बात है और बिल्स रिसीवेबल अलग बात है, तब एवरेज करना। जब सेम चीज़ ही दोनों गिवन हो तो एवरेज करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग गिवन हो तो आधा कर देना। ये वाले क्वेश्चंस में यही है मैक्सिमम लिमिट, इसके ऊपर मुश्किल क्वेश्चन है, बाकी सब बहुत आसान है। इस बार देख के एक बार करना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करते ही आपको समझ आ जाएगा। वही वाले क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें ऐसी दिक्कतें आती हैं, ठीक है? एक बार करो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, पहले एक क्वेश्चन करवाते हैं, फिर इसका कलेक्शन पीरियड भी अभी करवाना है, छोटा सा पॉइंट है इसमें। तुम करो क्लोजिंग डेटर्स का गिवन है, इनका एवरेज करना तो शायद उल्टा होगा। ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर, हाँ ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर, इनका एवरेज करना है, इस वाले में एवरेज करना है, ठीक है? मेरे ख्याल से इसमें नहीं करना, एक बार क्वेश्चन में भी देख लेंगे। ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर, ठीक है, हाँ इसका एवरेज करना है, ये तो मिल गया। ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। टोटल नेट एसेट नहीं, टोटल नेट सेल की वजह 2 लाख की, देखना एक बार पहला या दूसरा होगा तुम्हारा। टोटल नेट सेल्स 2 लाख, हाँ ये तुम देखो 2021 के, हाँ ये इन्वेस्टमेंट 81, मतलब 81 का
इसको करो, ये फॉर्मूले यहाँ देख लो, डेटर हो ओपनिंग, यार इसमें बार बार कुछ करना है, हाँ ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर, हाँ सही, इसका एवरेज कर लो। उसमें एवरेज नहीं आ जाएगा डेटर्स का ट्रेड रिसीवर्स की बजाय? ना इसमें इनका ही एवरेज करना है, अभी चेक किया ना मैंने, डेटर्स आधे डेटर लेने हैं, अच्छा ठीक है, हाँ इनका इन डेटर्स का आधा और बिल्स रिसीवेबल का आधा, इनका आधा अगर तुम्हें चाहिए तो अगर यही गिवन है ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर, इनका आधा करने के लिए हाफ करना पड़ेगा। देखो फिर से बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है इस फॉर्मूले का, डेटर्स जितने भी हैं उनका आधा, बिल्स रिसीवेबल जितने भी हैं उनका आधा। मतलब इन शॉर्ट हम इनको अलग अलग लिख के हाँ। अकाउंट को दिखा सकते हैं। हाँ अलग अलग भी कर सकते हैं, फिर क्यों टाइम क्यों वेस्ट करना है, एक ही में कर दिए, राइट। अगर सिर्फ ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर गिवन हो तो हमें क्या चाहिए होता है, उनका आधा चाहिए होता है ना, तो हमें इनका आधा करना है। अगर एक ही डेटर गिवन है और एक ही बिल रिसीवेबल गिवन है तो इसका भी आधा ही गिवन है और इसका भी आधा ही गिवन है, ओपनिंग डेटर्स और ओपनिंग बिल रिसीवेबल अगर गिवन है तो पहले से ही दोनों आधे हो रखे हैं, तो आधे आधे मिलके कंबाइन हो जाएगा। इसीलिए इसको अब हाफ से डिवाइड नहीं करना, डेटर्स का आधा, तब तो ग्रुप ही बनते हैं ना कंबाइन होते, तो उनसे क्यों नहीं? नहीं ये इन दोनों का ना, डेटर आधा है और बिल रिसीवेबल आधा है, यही चाहिए होता है। कोई नहीं। हाँ यहाँ पे एवरेज का मतलब क्या है, 50%, राइट। तो अब ये फॉर्मूले लिख लो एक जगह पे, एक ही जगह से अप्लाई कर लेना, फिर इस क्वेश्चन में तो पहले ही ये वाला अप्लाई होगा, एक बार करके देखो। बिल्कुल सही, कैश हटा दो तो जो बचेगा सेल वो क्रेडिट ही बचेगा, उधार ही बचेगा, क्योंकि दो ही तरीके होते हैं इसमें। करो भाई करो, जिनका हो जाए वो इस वाले पॉइंट को समझने के लिए ये वाला क्वेश्चन करें। हाँ एवरेज कलेक्शन पीरियड के क्वेश्चन मैंने करवाने हैं, वो मत करना। तो अगले वाले पार्ट में वाला क्वेश्चन जब आएगा तब बताता हूँ। चलो जब आता है तब बताता हूँ। एक होगा डेटर और एक होगा बिल रिसीवेबल, उसमें डिवाइड बाय 2 नहीं करना। अगला फॉर्मूला भी ऐसे ही है, सेम फॉर्मूलेज है, उसमें भी यही लगता है, उसमें आएगा शायद, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जैसे ही हो जाएगा मुझे बताना। एवरेज कलेक्शन पीरियड करते हैं। इसका लास्ट टाइप है ना, ये इसके बाद एक टाइप और है, किस चीज़ का? कि एवरेज का ही, मतलब जिसके सब पार्ट्स हैं। हाँ हाँ बस यही है, 2 इसमें और 2 अगले वाले में, सेम है फॉर्मूले। या
ठीक है। अब ये डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल है जिनसे हमें पैसा लेना है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई ऑन एन एवरेज कितने टाइम में ये लोग पैसा दे देते हैं। डेट कलेक्शन पीरियड, जो डेट है उनके ऊपर, भाई वो कब लौटा देते हैं पैसा, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। तो अगर डेज में निकालना हो, साल में जैसे 365 डेज है, स्पेसिफिकली अगर लीप ईयर गिवन हो तो 366 करना, अदरवाइज 365 ही रहेगा। ठीक है, जो कि साल 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है। डेज में हो तो 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो आपका आंसर आया होगा। अगर मंथ्स में निकालना हो तो 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो आपका आंसर आया होगा। ठीक है, इसके बाद ही पूछता है। इससे पता चल जाएगा कि कितने मंथ्स में हमारे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल पैसा दे देते हैं ऑन एन एवरेज, और इससे पता चल जाएगा कितने डेज में हमारा पैसा आ जाता है ऑन एन एवरेज। और वैसे बात है एक साल के अंदर ही होगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होते हैं बाय डिफॉल्ट, तो स्पेसिफिक वाले पॉइंट्स आते नहीं है इसमें, जिसमें लॉन्ग टर्म बन जाते हैं। ठीक है, वो दो बातें जो हम चेक करते हैं ना करंट और नॉन करंट के लिए, वो नहीं पहुँचती वहाँ तक, उतना नहीं पूछता है। ये क्लियर है यानी सिंपल सा फॉर्मूला है, तो ये तो ज़रूर लिख लो, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। जब डेटर गिवन हो और बिल्स रिसीवेबल गिवन हो तो आपको एवरेज नहीं बनता है। ठीक है, जैसे ओपनिंग या फिर सिर्फ क्लोजिंग डेटर्स गिवन है, इसे प्रेस कर दो आप, ओपनिंग या फिर सिर्फ क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल गिवन है, दोनों ही आधा आधा ही गिवन है, तो दोबारा इनको और आधा करने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले में भी इसका मतलब है इसका आधा डेटर का आधा और बिल्स रिसीवेबल का आधा, दो से डिवाइड करने का मतलब ये है। यहाँ पहले ही आधा गिवन है, एक ही डेटर गिवन है और एक ही बिल्स रिसीवेबल गिवन है, दोनों पहले ही आधे ही है, दोबारा से डिवाइड मत करना, बस इससे ऊपर लेवल नहीं है इसका। पिन पॉइंट वही क्वेश्चन कर रहे हैं हम जिसमें हमें ये बातें समझ आ जाए। उसका अगला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली यही सारी चीजें होने वाली हैं उसमें। ठीक है, चलो भाई आओ फिर अगला देखते हैं। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो गया, अब हमारा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। बिल्कुल सेम फॉर्मूले, ट्रेड पेएबल मतलब फ्यूचर में जिसको आपको पे करना है वो कौन होते हैं, जिसको पे करते हैं क्रेडिटर और डिबेंचर नहीं। ट्रेड में आ गए हमारे बिल्स पेएबल, जैसे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, वैसे क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है। अब आपको किसी का पैसा लौटाना है तो आपने उधार खरीदा होगा, क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। ठीक है, उधार में कैसे खरीदा है, टोटल परचेज में कैश परचेज माइनस कर दो तो क्रेडिट परचेज ही आएगा, ये सिंपल सा रहता है अपना, है ना। टोटल परचेजेस अगर माइनस कर दो आप कैश परचेजेस, ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट परचेजेस तो बचेगा। ठीक है, क्लियर है ना, नेट है रिटर्न्स वगैरह सब कुछ होने के बाद। अब ये एवरेज ट्रेड पेएबल बिल्कुल सेम फॉर्म है, एवरेज ट्रेड पेएबल। ओपनिंग बताओ क्या आएगा, जैसे डेटर्स था उसमें इसमें क्या होगा, क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स जिनका हमें पैसा लौटाना है क्योंकि उधार खरीदा था, प्लस क्लोजिंग, पहले क्रेडिटर कर लेते हैं ओपनिंग क्लोजिंग, है ना, फिर प्लस कर देंगे ओपनिंग बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल, इनका एवरेज, मतलब क्रेडिटर्स का भी आधा और बिल्स पेएबल का भी आधा। और एवरेज ट्रेड पेएबल क्या हो सकता है, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, इनका आधा। क्रेडिटर्स का आधा करना था ना इस फॉर्मूले के मुताबिक, क्रेडिटर का आधा और बिल्स पेएबल का आधा हुआ है ना, तो क्रेडिटर अगर दोनों गिवन है तो इनका आधा करना पड़ेगा। ऑलराइट, और क्या हो सकता है एवरेज ट्रेड पेएबल में,
ओपनिंग या फिर क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन होगा प्लस ओपनिंग या फिर क्लोजिंग बिल्स पेबल गिवन होगा। एक ही गिवन है क्रेडिटर वैसे ही आधा है, बिल्स पेबल भी एक ही गिवन है वैसे ही आधा है, इसको डिवाइडेड बाय 2 मत करना पिछले फॉर्मूले की तरह। जब खुद ही एक एक चीजें गिवन हो ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं कर रहे, क्लियर है ना? ठीक है, बस जो मुश्किल पॉइंट्स है वही करवा रहा हूँ मैं इसमें, बाकी तो सिंपल मैथमेटिक्स है, सारी चीजें गिवन होगी, डिवाइड करना होगा। इन्हीं पॉइंट में तो फंसते हैं और किसे फंसते हैं। ठीक है, सही है इतनी कैपेसिटी तुम्हारी, कर लोगे और 1 घंटा और। हाँ हम तो यार 5-5 घंटे बैठे रहते थे एक ही क्लास में। क्या करना है आधे कुछ नहीं, अरे जब बता मैं क्या करते हैं, अरे जो मार्क। अच्छा, इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड भी सेम है, डेट कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन बोलेंगे इसमें वही बोलेंगे, उसके लिए भी तो डेटिंग होगा। एवरेज पेमेंट पीरियड, क्योंकि परचेज करा है तो पेमेंट लिख लो। मंथ्स में करना है तो 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल पेमेंट के नीचे पेमेंट पीरियड, कितने समय में हम पे कर सकते हैं, मंथ में हो गया ये है ना। अगर डेज करना हो तो 365 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जो कि हमने ऐसे निकाला होगा उसी को पुट करना है। ठीक है, क्लियर है? सर क्या लगता है इतने सारे फॉर्मूले याद रहेंगे अभी तक? करने पड़ेंगे, तुम्हारे वाइवा में यही पूछते हैं जनरली, वाइवा होगा बोर्ड का, उसमें ये फॉर्मूले पूछ लेंगे, इसी बुक से पूछते हैं वाइवा में, प्रोजेक्ट भी इसी बुक से होता है ना। बाद में मतलब आसानी से मिल जाते हैं मार्क्स, ना कोई टेंशन वाली बात नहीं। कर लोगे ये वाले तो बड़े बेसिक्स है यार, कर लोगे ना, डाउट हो तो पूछ लेना, कुछ भी नहीं है इनमें। देखो टोटल परचेज गिवन है, कैश परचेज गिवन है, माइनस कर देंगे, राइट। ओके, रिटर्न गिवन है तो रिटर्न तो वैसे भी माइनस होंगे ना, परचेज रिटर्न तो माइनस ही होगा, ये ठीक है। परचेज करा है, कुछ रिटर्न कर दिया, जो रिटर्न कर दिया तो माइनस हो गए। कर लेंगे क्या क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारी हवाइयाँ उड़ी यार, तो पता नहीं स्कूल की क्लास में कैसे ही बैठते होते थे, बैठते ही नहीं नहीं बैठते हो यार, ऐसे टोटल परचेज गिवन है इस क्वेश्चन में, मैं बता देता हूँ 8,50,000 गिवन है, कैश परचेज है 1 लाख और परचेज रिटर्न है 50,000, तो नेट परचेज कितना होगा? सबसे पहले टोटल परचेज है 8,50,000, टोटल परचेज उससे 1 लाख माइनस कर देंगे, फिर परचेज रिटर्न है तो वो भी दोनों सब माइनस हो जाएगा। सही है, सही बोल रहे हैं। कैश परचेज 1 लाख है मेरे ख्याल से, और रिटर्न कितना है 50,000, परचेज रिटर्न 50,000। बोल रहे हैं नेट क्रेडिट परचेज कितना है, नेट तो वैसे ही बोल दिया, ये तो रिटर्न माइनस होगा ही होगा, इसका मतलब ग्रॉस टोटल होता है, नेट होता है रिटर्न पर 7 लाख, बिल्कुल सही। टोटल परचेज 8,50,000 थी, पर रिटर्न कर दिया 50,000, तो कितना है 8 लाख। जब हमने वापस कर दिया सामान तो हम 50,000 क्यों देंगे, राइट। 8 लाख हमारी परचेज है, जिसमें से हमने कैश परचेज करा था 1 लाख का, तो क्रेडिट कितना करा होगा 7 लाख, है ना। देखो टोटल परचेज का फिर फॉर्मूला बना के, परचेज जितना भी हमने करा, राइट, लिखते हैं थोड़ा क्या, क्रेडिट परचेज टोटल परचेज माइनस रिटर्न। 8,50,000 की टोटल परचेज थी और हमने 50,000 वापस कर दिया सामान, राइट। अब हमारे पास जो भी सामान है जिसका पैसा हमें फ्यूचर में देना है वो कितना है 8 लाख, पर हमने तुरंत कैश पे कर दिया 1 लाख, राइट। अब कितना उधार बचा है हमारे साथ 7 लाख का, तो क्रेडिट परचेजेस हमारी 7 लाख, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा यार, ठीक है, क्लियर, दैट्स इट।
एवरेज की हमने सारी बातें कर ली है, सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है, इनमें से कोई एक अप्लाई हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बस इसके बाद एक ही क्वेश्चन था तो ये आप होमवर्क पर करना। अगले पे चलते हैं, चलें कि रुके थोड़ा रुक जाते हैं, चलो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो अपना नेट सेल हो गया, ठीक है, तो बेसिक चीज़ है। ज़्यादा क्या करेगा, वही कॉस्ट और प्रॉफिट वाली बात बोल देगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, राइट। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए क्या करंट एसेट है और क्या करंट है, दैट्स इट। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें वैसे भी है नहीं। करो इसके 2 क्वेश्चन करो, और इसमें देखो बेसिक बात पे फंसाएगा वो कि नेट सेल रिटर्न्स माइनस होगा कि नहीं होगा, ये पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में पहले से ही रेवेन्यू गिवन है और रिटर्न भी गिवन है तो मैं माइनस क्यों करूँगा? रेवेन्यू का मतलब ही है नेट सेल, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए रिटर्न्स भी दे देगा, तो जो रेवेन्यू में से मतलब सेल नेट सेल में से रिटर्न फिर माइनस कर देगा तो गलत हो जाएगा। रेवेन्यू तो खुद ही नेट सेल है और नेट सेल होता है सेल्स माइनस रिटर्न, ठीक है। पहले क्वेश्चन में यही बात आने वाली है, राइट। दोबारा माइनस नहीं करना है। करो जरा 2 क्वेश्चन ट्राई करो। अब छोटे छोटे फॉर्मूले बचे हैं हमारे, ज़्यादा कुछ। हाँ क्या क्या क्वेश्चन था? अरे कुछ टफ नहीं आया, आसान है। नहीं उन्हें बोले तो उनके पैटर्न बदल दिए 60 40 के बदले 60। कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, हम करेंगे ना। वो 60 है या 100 आए, सिलेबस में पूरा है ना, उसकी टेंशन नहीं लेंगे, पहले पूरी मेहनत करो, ट्राई करो। अवतार कर रहा है क्वेश्चन, क्या हो गया? कर रहा है, ओके चलो इसके क्वेश्चंस में आएगा डाउट तो पूछना, वैसे बहुत आसान है। लास्ट बची आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अच्छा उसको करते हैं। जितना बेच रहे हैं हम उसको भी कॉस्ट भी लगता है, वो टोटल प्रॉफिट तो है नहीं, तो उसका कितना परसेंटेज हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100% में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिल जाता है, उसके बाद P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है COGS, वो सारे कॉस्ट को हमें सेल से माइनस करना होता है। अब ये इसमें हमें कौन सी कॉस्ट मिलेगी? डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होती, जैसे परचेज हो गया, वेजेस हो गया, और बाकी जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा होते नहीं, गिने चुने। एक चीज़ होती है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस,
है। तो आप डायरेक्टली डिफरेंस भी ले सकते हो, P&L स्टेटमेंट में हमने देखा था, है ना, चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री, वो अभी क्वेश्चन में भी देखेंगे। सिंपल सेल से माइनस कर देंगे, अपना प्रॉफिट आ सकता है। ओके, तो आओ दोस्तों देखें कैसे होते हैं क्वेश्चन। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। इसके पहले क्वेश्चन पे आओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन भी गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है। जब दोनों चीजें गिवन है तो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। इसको बस ऊपर ऊपर से देख लो क्योंकि कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। आप कहोगे अगला क्वेश्चन, पहले इसको बस देख लो क्योंकि दोनों ही चीजें गिवन है। इसके अगले पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। शैडो आ रहा है, रिफ्लेक्शन। 2 साल के गिवन है डेटा, दोनों साल का अलग अलग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से निकालेंगे। तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें, सिंपल डिवाइड करना है ना। तो अगले को देख लो, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल गिवन है 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट और सेल का जो फार्मूला करा था अभी हमने निकाल के बताओ। नहीं आया समझ में तो फिर कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। 1/4 1/5 जो कॉस्ट और सेल का होता है, कॉस्ट में कम होगा सेल में ज़्यादा होगा, बस इतना करना है। ट्राई करो, बाकी भी पॉज करके वीडियो ट्राई करें क्वेश्चन। ओके, अगला है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। ये जो वीडियो है ना, पैसे भेजोगे फिर कंपाइल करके? हाँ, एक साथ एक वीडियो बना लो, ठीक है। व्हाट्सएप पे दोगे? व्हाट्सएप पे तो मुझे नहीं लगता पहुँचेगी, यूट्यूब पे डाल के लिंक भेज दूँगा। व्हाट्सएप पे क्यों नहीं है? लिमिट होती है उसमें, लिंक भेज देना वीडियो का। है? हाँ, लिंक भेज दूँगा, ठीक है। ओके, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, COGS होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेम बात है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंस हुए वो सब अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इनटू 100 परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, जो डायरेक्ट कॉस्ट लगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए जो खर्चे लगे ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा, राइट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा नेट सेल है, पहले से चले आ रहा है। बस बेसिकली फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं इसके। जैसे 100 क्वेश्चन है, मेरे को देखना तुम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, ठीक है। इसको करो, थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा ये, और उसका नेक्स्ट भी करो। डाउट जैसे आता है तो उसको भी करते हैं सॉल्व, कुछ एक्स्ट्रा बात ये तो नहीं डायरेक्ट ही है। हाँ, बस पहले तो एक बार देखो, दूसरे में थोड़ा सा कोशिश करेगा घुमाने की, जो अलग पॉइंट होगा वो डिस्कस करते हैं। पॉज करके करो क्वेश्चन एक बार। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसका। क्या क्या गिवन है, लेट्स सी। घूम फिर के देखो, ये हाईएस्ट पॉइंट वहीं तक पहुंचता है। कॉस्ट का प्रॉफिट 1/4 है तो सेल का कितना होगा वही पूछेगा। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल, रेवेन्यू है नेट सेल, दैट्स इट। ये याद रखना, कितना गिवन है भैया, 6 लाख 80 हज़ार। फिर बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट है, कॉस्ट का 25%, प्रॉफिट कितना होगा 25% मतलब 1/4 इसका कॉस्ट है। हमें सेल गिवन है, प्रॉफिट को आप उसी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। सेलिंग एक्सपेंस गिवन है 144। हाँ भाई, ठीक है, क्या हो मैंने अब हो जाएगा तो मैंने नहीं 1/4 तो रखेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं अपन। सेलिंग और एडमिन के खर्चे हैं 73,000। तो जैसे मैंने बताया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सेलिंग और एडमिन वाले ही होंगे जनरली, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डालते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस COGS चाहिए हमें, रेवेन्यू, रेवेन्यू तो गिवन ही है, राइट। तो अब करना शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो COGS से भी ढूंढना है,
चुका है, कितना होता है 144 प्लस 73,000 करना प्लस जरा 117 तो 170002 217 270 ठीक है। कौन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 6 राइट। बस अब COGS मतलब कॉस्ट रह गया है। प्रॉफिट गिवन है 1/4 किसका, कॉस्ट का। हमारे पास कॉस्ट ही नहीं है, वही तो निकालना है। तो मैं अगर ऐसे देखूँ कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होता है ना, क्योंकि प्रॉफिट वाला पॉइंट देखो आना है, उसके लिए रिलेशन गिवन है हमारे पास। हमें सेल गिवन है, प्रॉफिट रिलेशन से निकाल देंगे तो देखो कॉस्ट आ जाएगा, यही कॉस्ट ढूंढना है, ऐसे रिलेशन बनाएगा राइट। इसका मतलब सेल तो गिवन है, प्रॉफिट मुझे अब निकालना है, ये इस पे अब मेरी नजर लगी। प्रॉफिट है कॉस्ट का 1/4, तो सेल का कितना होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होगा 1/5। सेल में ज़्यादा होगा पक्की बात, न्यूमरेटर सेम रखेंगे और कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ देंगे, 4 + 1 5 करेंगे। सेल में ज़्यादा होगा, कॉस्ट में कम होगा, बस इतना करते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/4 इंटू कॉस्ट। तो मैं यूज़ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि कॉस्ट नहीं है मेरे पास, बट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल में यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि सेल मेरे पास है 6,80,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नो प्रॉफिट आ गया, कितना आ रहा है देख लो एक बार। शायद 136 है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं 136 लिख दूँ, सेल अपनी 680 है, तो कॉस्ट तो देखो आ गई है ना। कॉस्ट इज इक्वल टू 680 माइनस 136 इधर करके देखो कितना आ रहा है। 680 544 000, ठीक है। इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे 544 000, देखो आ गया ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स है, ज़्यादा भी हाईफाई मैथमेटिक्स नहीं है, इतना आपका रिलेशन आ रहा है। 100 करके परसेंटेज में आ जाएगा, किसी भी इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपका परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर छोड़ दोगे तो ठीक है यार, पर अगर परसेंटेज में एग्जैक्ट करके दे दो तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आपके पास MCQ है। फर्स्ट चैप्टर देखता हूँ मैं, वैसे सिलेबस तो है हमारे पास, नहीं आ रहा होगा। नहीं, टर्म 1 में आ रहा है, टर्म 1 नहीं में टर्म 2 में, सॉरी टर्म 2 में अभी नहीं है। इसका फर्स्ट चैप्टर ये भी आ रहा है। ये बोला तो फर्स्ट बुक की बात है, बैलेंस शीट P&L है इसमें, तो बस फॉर्मेट चैप्टर फर्स्ट बैलेंस शीट में P&L ये का हमारे चीटिंग में आ रहा है, मतलब आई होगा टर्म टर्म 1 में तो ये आ रहा है, टर्म 2 में नहीं आ रहा है। तो मतलब कैसे टर्म 1 में हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और ये फोर्थ चैप्टर रेशियोज, ठीक है। एक बार पूरा सिलेबस फैक्ट वेट पे शेयर कर दो तो ग्रुप में मैंने करा तो था, करा होगा। फिर से कर दूंगा कोई बात नहीं, तो उसमें टॉपिक भी गिवन है ना फिर। चलो ठीक है, ये समझ आ गया ना, आसान सा पॉइंट। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो हमारा टर्न, तो आएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे। इसमें अब आपको फॉर्मूले वगैरह अच्छे से लर्न करने हैं यार, बाकी तो आसान है इतना कुछ। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, मतलब सिर्फ ऑपरेशंस के ही कमाई और ऑपरेशन के ही खर्चों को माइनस कर दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। हमारा फोकस ना ग्रॉस प्रॉफिट पे है ना ही नेट प्रॉफिट पे। फोन आ रहा है मेरा, अरे कहाँ चला गया। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
भी परसेंटेज टर्म्स में। ऑलराइट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में जैसे बोल ही रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे फोकस करने वाला है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल, इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करके, अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब नॉन ऑपरेटिंग अगर कोई एक्सपेंस या इनकम गिवन हो तो वो उसमें इंक्लूडेड होगी नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें तो आएगी नहीं इसमें, राइट। बिजनेस से रिलेटेड के खर्चे होंगे इसमें, थोड़ा ट्विस्ट करके बन सकते हैं मुश्किल क्वेश्चंस, पर जनरली नहीं देता है, बहुत प्लेन क्वेश्चन होते हैं इसके। और पहला क्वेश्चन देखो 106, इसमें 3 केस दे दिए हैं, तीनों का हमें सॉल्व करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो ये तो डायरेक्टली गिवन है, इसको पुट करेंगे आंसर आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, इसमें हमें कॉस्ट को थोड़ा सा करना पड़ेगा एडजस्ट। थर्ड देख लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट 20% सेल का है, इस बार सेल हमारे पास है और प्रॉफिट भी 20% ही सेल का ही है, तो ये निकल जाएगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। एक बार करो, पहला वाला करो, सेकंड पे फोकस करेंगे, थर्ड आसान है, पॉज करके करो एक बार ट्राई। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या क्या है बता देता हूँ, तुम्हें खुद करना है। परचेजेस भी गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, सेल ग्रॉस गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा, ये सेलिंग एक्सपेंस भी आ जाएगा। डिविडेंड जो दिया है शेयर्स पे वो है, लॉस बाय थेफ्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा क्या ये? भाई चोरी होने की वजह से तो हमारे बिस्किट्स थोड़ी ना बिक रहे हैं, ये खर्चे को उसमें इंक्लूड क्यों करेंगे, ये नॉन ऑपरेटिंग बात है, लॉस हो गया है। सेल रिटर्न, सेल में से रिटर्न माइनस कर दो तो नेट सेल आती है, वही रेवेन्यू होता है, हमें वो चाहिए, ठीक है। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आपके पास सेल तो गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है, और ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है, नेट सेल होता है, ग्रॉस सेल गिवन है, तो मतलब ग्रॉस सेल माइनस रिटर्न कर दोगे, हो गया ना नेट सेल, राइट। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, छोटी छोटी बातों का। यहाँ से हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, ग्रॉस सेल है 750 और रिटर्न है 15,000 सेल रिटर्न, ठीक है। इसको माइनस कर दो, नेट सेल आ जाएगा, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमारा पूरा जोर लगने वाला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है, सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब इस बार इसने ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्टली नहीं दिया, सारे खर्चे दे दिए, खुद प्लस करके माइनस करो, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ही करना है, नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ऐसी चीज़ें हम माइनस नहीं करेंगे जो ऑपरेशन से जिसका लेना देना नहीं है। तो चलो सेल से माइनस करके देखते हैं। नेट सेल तो निकाल चुके हैं हम, सेल ग्रॉस सेल माइनस रिटर्न जो कि 7,35,000 आ रहा है, इससे माइनस करो। परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 50,000, क्लोजिंग कितना है 75,000, 50,000 माइनस 75,000, इसका मतलब माइनस 25,000 आंसर आया, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस 25 करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो मिल गया, अबे नालायक को बता दो ये क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहा है। देखना ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 है, फिर परचेजेस 5 लाख है, आगे पीछे देखो होगा, ऐसे दे रखा है। आपका कौन सा है? मेरा यार ये 107 स्टार्टिंग में है। हाँ 107 अच्छा इलस्ट्रेशन बोल दो पेज नंबर, पेज नंबर पेज 4.68 है। वो दोबारा रिपीट करना। ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000, परचेजेस 5 लाख। जनरली अभी
लग रहा है ना, अच्छे क्वेश्चन मैंने हटा ही दिया मुझसे। मैं तो आगे ही आ गया। छोड़ो। मैं बता देता हूँ बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। रेवेन्यू सेल है, नेट सेल है, वो हमने निकाल दिया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए खर्चे हो रहे हैं वो करने माइनस, नॉन ऑपरेटिंग नहीं करने हैं, बस उतनी सी बात है। ऐसे लॉस एक्सपेंस माइनस मत करना, जिसको जो खर्चे को करने से आपके, अगर बिस्किट बनाने की हमारी फैक्ट्री है, वो खर्चा कर रहे हैं तो प्रोडक्शन हमारा हो रहा है तो वो तो ऑपरेटिंग हो जाएगा। ऐसा खर्चा जिसकी वजह से बिस्किट के बनने का कुछ लेना देना नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट दे रखा है, चोरी वोरी हो गई है, वो ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, इनडायरेक्ट वगैरह में तो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लॉस बाय थेफ्ट कितना है? 50,000। 10,000। यहाँ पे ये क्वेश्चन तो है बस मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड हो रहा है, वो वैल्यू चेंज कर दी मुझे इसमें। ये इलस्ट्रेशन 113 का। हाँ तो उसमें वैल्यू चेंज कर ली होगी, प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी है। तो बस सिंपल बात ये है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आएगा, परचेजेस आएगा, चेंज इन इन्वेंट्री आएगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी आएगा और सेलिंग एक्सपेंस भी आएगा। ये हमने पहले भी देख लिया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दोनों आते हैं, एडमिन और सेलिंग, इससे पहले वाले में हमने देख लिया था। ठीक है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए खर्चे, सेलिंग एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट वगैरह का खर्चा हो रहा है, हाँ भाई प्रोडक्ट को बेचने के लिए तो हो रहा है, राइट। सेलिंग खर्चा हो गया, एडमिन का खर्चा हो गया, ये सब रिलेटेड रहते हैं। माइनस जाएगा हमारा चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग है 50,000, क्लोजिंग है 7,000। बस इतना ही है, प्रैक्टिस करना है। अभी है अभी 2 और है। 2 पॉइंट और हैं छोटे छोटे से, इसकी प्रैक्टिस करना आप। बस नेट प्रॉफिट रेशो पे आ जाओ, बहुत ही आसान, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सारे खर्चे माइनस होते हैं, सब कुछ, कोई ऐसा खर्चा नहीं है जो माइनस ना हो नेट प्रॉफिट के, ट्रेडिंग के। हाँ ये दो बचे हैं ना, इतना कुछ कर लिया हमने, बस छोटा सा पॉइंट, बस छोटे पॉइंट है ये तो ना, वो तो ज़्यादा कुछ मुझे बताना नहीं है इसमें, फटाफट हो जाएंगे यार, इसमें कुछ नहीं है। देखो नेट प्रॉफिट रेशियो फटाफट से कर लेते हैं। अब खत्म हो ही रहा है चैप्टर, तो पूरे करते जाओ, क्यों ये लास्ट का छोटा सा पॉइंट छोड़ देना। वो मैं समझ गया यार, तुम्हारी बैटरी डाउन हो चुकी है, पर आए हैं तो कुछ अचीव करके ही जाए। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट गिवन हो, सिंपल माइनस कर देना है जो भी आपका नेट प्रॉफिट है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स, नेट सेल्स हर जगह आ रहा है, बेसिक सी बात कॉमन है, तो आसानी ये पॉइंट इंटू 100 करोगे परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। अगर आपको याद हो नेट प्रॉफिट पे तो सारे खर्चे माइनस हो जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होकर आता है, सेल माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी माइनस कर दो, फैक्ट्री के खर्चे हैं डायरेक्ट, ऑफिस के खर्चे इनडायरेक्ट। फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रहा है उसको मिलती है वेज, दिहाड़ी, वेज है डायरेक्ट एक्सपेंस, और ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मिलती है सैलरी, वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी माइनस कर दो, सब माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, अपॉन नेट सेल इनटू 100, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल ऊपर ऊपर से इसको देख लेना। सारे खर्चों की बात हम वैसे भी कर चुके हैं, है ना, इसको कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा। क्योंकि एडमिन के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग, सारी बातें हो चुकी हैं, अब कुछ बचा नहीं है इसमें। इसीलिए 2 ही क्वेश्चन है इसके, मेरे में तो 2 है, 1 2 3 क्वेश्चन है मेरे पास, क्योंकि सब करवा चुका है, ये अब क्या करवाएगा। लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट हमारा है रेशियो एनालिसिस का फॉर्मूला, इसके बाद चैप्टर खत्म। ROI सुना होगा आपने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पैसा लगाया उसके रिटर्न कितना आ रहा है, कमाई कितनी हो रही है। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROI कुछ और भी होता है ना, ये ट्रैफिक पुलिस के उसमें, करेक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस में भी होता है
जो पैसा लगाया आपने, इन्वेस्ट किया या कैपिटल एम्प्लॉय जो करा, उसके बदले में रिटर्न में आपको कितनी कमाई हो रही है, ठीक है। तो ये होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। तो जो आपने कमाया, मान लेते हैं आपने बिजनेस में पैसा लगाया और 1 करोड़ आपने कमा लिया, अभी इसमें टैक्स देना बच रहा है, जो आपने लोन लिए थे उसके इंटरेस्ट वगैरह देना भी बच रहा है, जो शेयर होल्डर है जिन्होंने हमारे शेयर खरीदे उनको डिविडेंड देना भी रहता है, प्रॉफिट में बंटवारा, है ना। मान लेते हैं 10 लाख टैक्स दे दिया आपने, 20 लाख दे दिया, 30 लाख दे दिया, कितना हो गया 60, तो 40 लाख आपका आएगा, मतलब आपके हाथ में से पैसे आएंगे, है ना, 50 60, ठीक है, आपको 40 है ना। अरे ये 3 चीज़ें माइनस करिए यार, माइनस करिए, क्या करेंगे माइनस किया ना, 1 करोड़ कमाया, टैक्स भर दिया, इंटरेस्ट दे दिया, डिविडेंड दे दिया, तो हमें कितना मिला 40 लाख। और मोटा मोटा कमाया था 1 करोड़ है हमने, इसकी बात कर रहा है कि भाई कमाई कितनी हो जाती है, कितना पैसा लगाओ 1 करोड़ मिल जाएगा, बाकी खर्चा तो अलग है, आपका रिटर्न ही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल सा फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, ठीक है, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना पैसा आप लगाओगे उसका कितना परसेंट कमा लेते हैं, 10%, 20%, ये यहाँ से मिलता है हमसे। जैसे आपने सुना होगा कि यार 10 लाख रुपए लगा दें 20% रिटर्न आता है, ये बातें सुनी होगी कहीं ना कहीं, ये उसी रिटर्न की बात कर रहा है कि यहाँ 10 लाख रुपए लगा, जो ये कमाई होगी वो इसका 10% होगा या 20% होगा, ओके। सबसे आसान फॉर्मूला यही है। और फिर एक आध क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन नेट प्रॉफिट आफ्टर, उल्टा दे दिया, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000 गिवन है, एक बार चेक करना, सेम है, ठीक है, इसको करो। आफ्टर और बिफोर का हमने पहले भी करे हुए क्वेश्चन, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, वापस ऐड बैक करना होता है बस। बाकी भी आप पॉज करें वीडियो और करें क्वेश्चंस, पॉज किया अब तो हो ही गया, लास्ट फॉर्मूला था हमारा, प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है पूरा चैप्टर, 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक के हैं, खत्म, कितना है 1 2 3, सिर्फ 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, बस इंक्रीज और डिक्रीज वाला पॉइंट मुझे करवाना है, ठीक। अभी इंक्रीज और डिक्रीज का भी पॉइंट करवाऊंगा, पॉज करके करो क्वेश्चन। इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है हमारे रेशो में, पहले कुछ था, बाद में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज चेंजेस के बाद, वो चेक करना है। एक फॉर्मूला उठा लेते हैं, करंट रेशो वाला, करंट रेशो, बताओ क्या फॉर्मूला था करंट रेशो का, बताओ दोस्तों क्या था करंट रेशो का फॉर्मूला। हाँ, करंट रेशो का फॉर्मूला, अरे नालायको, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वो वर्किंग कैपिटल होता है, प्लस होगा, अरे वे भगवान, डिवाइड हाँ करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अरे कम से कम फॉर्मूले तो लर्न कर लो, इतनी छोटी मेहनत भी नहीं करना चाह रहे तुम तो, मतलब बिल्कुल आलसी हो चुके हो, इसका मतलब ऑनलाइन पार्ट पढ़ के। दोस्तों लर्न कर, इतना कोई खतरनाक चीज़ तो है नहीं, छोटा सा फॉर्मूला, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला याद है, लिक्विड रेशियो, हाँ एसिड टेस्ट, नहीं एक ही ना, फॉर्मूला तो था ना, नाम थोड़ा पूछा मैंने, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी। मुझे क्यों लर्न करवा रहे हो, तुम लर्न करो ना, ये करना ज़रूरी है यार। इस चैप्टर में तो बेसिकली तुम्हें फॉर्मूले आते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सही आंसर निकाल दोगे, फॉर्मूले नहीं आते तो फिर फंस जाओगे। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, करंट एसेट में डेटर्स उठा लो, कैश ले लिया हमने, ठीक है, और बिल्स रिसीवेबल ले लेते हैं। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, ठीक है, इन्हीं को वैल्यू दे देते हैं।
डेटर्स 1 लाख के हैं, कैश 50,000 है, बिल्स इक्विपमेंट 50,000 और क्रेडिटर 50,000, बिल्स पेबल 50,000। आसान सा बना रहे हैं। तो कितना हो गया हमारा 2 लाख अपॉन 1 लाख। तो जो आइडियल रेशियो होता है वही लेके चला है, बिल्कुल सही। अभी इसने बोला कि आपका करंट रेशियो 2/1 चल रहा है, ठीक है। अब ये कुछ चेंजेस करने के लिए बोलेगा और फिर पूछेगा कि अब बताओ कि ये रेशियो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। 2 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो इंक्रीज, कम आई तो डिक्रीज। कोई चेंज ना हो तो फिर नो चेंज का टिक कर देना, ठीक है। तो वो क्या चेंज होंगे देखते हैं। हम एक काम करते हैं कि जो डेटर्स हैं 1 लाख के, इनमें से 50,000 ने पैसा दे दिया। पहले बोलेगा ये चल रहा है, फिर बोलेगा उन्होंने पैसा दे दिया, तो अब बताओ पोस्ट चेंजेस रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो हमें सिंपल देखो मैथमेटिकल है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। 50,000 डेटर ने पैसे दे दिए, पहले कितने थे 1 लाख, तो डेटर तो कम हो गए ना, 50,000 बचे। वो इन्होंने पैसा दिया है आपको, तो आपका कैश भी तो बढ़ गया 50,000 से, तो कैश में 50,000 बढ़ा दो तो हो गया 1 लाख। बताओ क्या आया। तो फिर देख लेते हैं ना, ये प्लस करो 2 लाख अपॉन 1 लाख, नो चेंज। सिंपल मैथमेटिकल है और कुछ नहीं। और कुछ देखें, मान लेते हैं कि जो डेटर्स है वापस उल्टा घुमा देते हैं, जो पहले थे 1 लाख और ये 50,000। पहली बात वही है। नहीं, मैं वापस से इनिशियल स्टेज पे ला रहा हूँ, अब चेंज करूँगा, ठीक है। इसमें से जितने भी डेटर हैं सारे बैड डेट हो गए, कोई पैसा नहीं देने वाला। तो डेटर कितने हो गए हमारे, 0, कैश कुछ आया नहीं। अब क्या हुआ, 1 लाख अपॉन 1 लाख, 2 से कितना हो गया 1 हो गया, डिक्रीज पे टिक कर देना। मैथमेटिकल है, सिंपल। अब अंदर के पॉइंट तुम्हें नहीं पता, तुमने पहला चैप्टर पे मतलब तुम्हारा है ही नहीं फोकस, मेरे जितना भी मैं बोल रहा हूँ तुम नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसे होगा, है ना। हेड सब हेड को कर लो अच्छे से, वो आते हैं और फिर इसके बाद ये फॉर्मूले लर्न करने वाले, आराम से कर लो, राइट। और कुछ करें इसमें चेंजेस, ये समझ आ गया। बस ये चेंज हो, इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज, उस पर टिक करना है। दैट्स इट, ये चैप्टर हुआ खत्म। अब आपकी प्योर प्रैक्टिस है, डाउट हो तो पूछ लेना। डाउट है